हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सॉरी, क्योंकि कुछ दिन जो है वीडियोस अपलोड नहीं हुए ड्यू टू सम रीज़न। तो मेरा कुछ घर पे पर्सनल प्रॉब्लम था। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये जो वीडियोस आने वाले हैं, आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा, वन शॉट वीडियो है। दैट मीन्स एक ही वीडियो के अंदर हम कंप्लीट रिविजन करने वाले हैं सब्जेक्ट्स को। जो भी इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक्स रहते हैं सब्जेक्ट के अंदर, तो वो सारे के सारे टॉपिक जो है मैं रिवाइज करवाऊंगा। एमसीक्यू फॉर्म में नहीं, प्रॉपर रिवीजन होगा। आप जस्ट वीडियो देखना और आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी नोट्स, किसी भी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर भी करना, क्योंकि आने वाले टाइम में नॉट ओनली फॉर टीजीटी, जो भी जेबीटी, पटवारी, एचएस, एनटी, कोई भी हिमाचल के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, उन सारे एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे आपको देखने वाला है कि आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो है वीडियोस और उसके रिवीजन और उसके रिगार्डिंग कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो डू सब्सक्राइब। अपने जानने वाले कोई भी आपके हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा। ओके, तो पहला वीडियो है ये वन शॉट। सेकंड एक और वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगा प्लेलिस्ट के अंदर, आप देख लो ठीक है जाके, जिसमें कि आपको पॉलिटी देखने को मिलेगा, देन ज्योग्राफी मिलेगा। बाकी सब्जेक्ट्स के वन शॉट वीडियो में अपलोड करूँगा, ठीक है। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। रिवीजन वीडियो है, फास्ट होगा। तो आप जो है फटाफट, साथ साथ में आपने अब तक पढ़ लिया होगा, पेपर को कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपने सिर्फ क्या करना है, इसको देख के रिमाइंड करना है कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी है। जो नहीं पढ़ा है उसको नोट कर देना, याद कर लेना, ठीक है। ओके, क्योंकि लास्ट टाइम बचा है, अब आपको सिर्फ रिवाइज ही करना है, और इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा जो है चीज़ आप नहीं कर सकते, है ना। तो लेट्स गो। तो 1857 से शुरू कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इससे पहले कि हमने डिटेल्ड एमसीक्यू वीडियो, जिसमें मैंने आपको डिस्कशन भी करा है, साथ साथ में रिवीजन भी करा है, प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको डिटेल्ड वीडियो इससे पहले के देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद का रिवाइज नहीं होता, इसलिए मैंने वन शॉट के अंदर इसको कवर करने के लिए सोचा है, ठीक है। तो 1857 में क्या क्या आपको पूछेगा रिवोल्ट के अंदर क्वेश्चन। तो आप देखते हो कि बेटा कि रिवोल्ट जो हुआ था ये क्यों हुआ था, क्योंकि एक अफवाह जो है कहा जाता है कि फैली थी कि ब्रिटिशर के द्वारा एक नई जो है एनफील्ड राइफल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। मैं हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो दोनों बच्चे इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो एनफील्ड राइफल जिसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके अंदर क्या अफवाह थी कि इसके ऊपर जो है ग्रीसिंग की गई थी, इसके ऊपर चर्बी लगाई गई थी गाय और सुअर की। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो सैनिक होते हैं वो विद्रोह करते हैं। तो 9 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं, बराकपुर के अंदर जो सैन्य टुकड़ी थी वहाँ मंगल पांडे जो है पोस्टेड थे। तो वहाँ पर मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह करा, और इसी विद्रोह के अंदर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो था ब्रिटिश, उसका नाम था लेफ्टिनेंट बॉग। ध्यान देना, लेफ्टिनेंट बॉग जो है उसकी हत्या कर दी गोली मार के मंगल पांडे ने, जिसकी वजह से 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी होती है, और उनके बाकी जो सोल्जर्स थे उनको भी जो है 10 साल की सज़ा होती है। अगर आपको पूछेगा कि कब जो है 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, तो वो टाइम शुरू होता है 10 मई, 10 मई को। 10 मई के दिन थर्ड नेटिव कैवलरी, मतलब तीसरी जो आपकी सैन्य जो स्थानीय जो टुकड़ी थी, और खासकर वो घुड़सवार थे, ठीक है, कैवलरी मतलब घुड़सवार थे। तो थर्ड नेटिव कैवलरी जो है, इसके द्वारा जो है बेटा ऑफिशियली जो है स्टार्ट किया जाता है रिवोल्ट। क्यों? क्योंकि ये जो थर्ड नेटिव कैवलरी है, ये क्या है, ये आपका मार्च करती है दिल्ली की तरफ। और दिल्ली में इस समय जो है लास्ट मुगल शासक जो था बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। तो ये बहादुर शाह जफ़र और बहादुर शाह सेकंड के पास जो है ये जाते हैं, उसको अपना लीडर जो है बनाते हैं, ताकि वो उनको लीड कर सके किसके अंदर, ये जो आपका चल रहा है मूवमेंट उसके अंदर। देन यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, याद रखना है प्लेस, कहाँ पे रिवोल्ट हुआ, उसी प्लेस पे याद रखना है लीडर, कि प्लेस पे जो है कौन इंपॉर्टेंट लीडर था, एंड थर्ड थिंग, किस ब्रिटिश ऑफिसर ने उस विद्रोह को दबाया। ये चीज़ें आपको सवाल पूछेगा। जैसे आपको पूछेगा दिल्ली के अंदर जो है कौन लीडर था जिसने रिवोल्ट को लीड करा, तो बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड के साथ जो है एक और था, वो था आपका भगत खान। तो याद रखना, भगत खान, बहादुर शाह द्वितीय और बहादुर शाह जफर जिसको कहते हैं। रिवोल्ट को दबाया था दिल्ली के अंदर जॉन निकलसन ने। नंबर सेकंड, लखनऊ
लखनऊ में जो है वो थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के साथ थे ब्रजेश कादिर, तो ये भी याद रखना, ब्रजेश कादिर और बेगम हजरत महल लखनऊ में रिवोल्ट को लीड कर रहे थे और हेनरी लॉरेंस ने इसको दबाया था। कानपुर के अंदर जो है नाना साहिब थे, नाना साहिब के साथ थे अजीमुल्ला खान और सर कॉलिन कैंपबेल ने इसको दबाया था। झांसी और ग्वालियर के अंदर लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे, इसको दबाया था जनरल ह्यूज रोज ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, झांसी की रानी वाला जो है ये ध्यान देना, कानपुर वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना, ठीक है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, वो है आपका बरेली। बरेली के अंदर जो है खान बहादुर खान थे, सर कॉलिन कैंपबेल अगेन है, उन्होंने इसको दबाया था, ठीक है। और इलाहाबाद या फिर बनारस के अंदर जो है आपके कौन थे, मौलवी लियाकत अली, और उसको दबाया था किसने, आपका ऑनसेल ने, कर्नल ऑनसेल ने इसको दबाया था। बिहार और आरा, बिहार के अंदर आरा में एक जमींदार ने जो है रिवोल्ट को लीड किया था जिनका नाम था कुंवर सिंह, और कुंवर सिंह का रिवोल्ट जो है विलियम टेलर ने दबाया था। दैट्स इट। नेक्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुक जो रिगार्डिंग रिवोल्ट 1857 की है। आपको पूछ सकते हैं कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत सारी किताबें हैं, सिर्फ कुछ आपको याद रखनी है, जैसे कि नंबर 1 ये किताब इंपॉर्टेंट है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये लिखा है वी डी सावरकर ने। दूसरा जो इंपॉर्टेंट किताब है वो है आपका इंडियन म्यूटिनी, द इंडियन म्यूटिनी 1857 का जो विद्रोह, वो किसने लिखा है, जॉर्ज बी मेल्सन ने लिखा है, ये भी ध्यान देना। तीसरा जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो है आपका कौन सा, दैट इज रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ रेबल्स ऑफ 1857। तो रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ रेबल्स ऑफ 1857 ये लिखा है आपका इकबाल हुसैन ने, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो याद रखनी है। लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ और सवाल पूछता है विद्रोह से, वो ये है कि किसने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हो सर जॉन सैले जो हैं, इन्होंने इसको कहा था एकमात्र स्पॉय म्यूटिनी, सैनिक विद्रोह, सैले ने सैनिक विद्रोह कहा था। के दत्ता, डॉक्टर के दत्ता ने इसको कहा था कि एक मिलिट्री आउटब्रेक था, लेकिन जिसका फ़ायदा जो है उठाया था कुछ राजाओं ने। तो इन्होंने इसको ये बात कही थी कि शुरुआत में एक मिलिट्री ये रिवोल्ट था, बाद बाद में इसमें राजाओं ने इसका जो है फ़ायदा उठाया था। नेक्स्ट आप देखोगे सावरकर ने इसको पहला जो है युद्ध कहा इंडिपेंडेंस का, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। देन एक और चीज़ है मजूमदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर आर सी मजूमदार। मजूमदार ने इसको कहा ना तो ये पहला था, ना ही ये नेशनल था, ना ही ये बोलते इंडिपेंडेंस के लिए कोई लड़ाई थी, ये नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इसको किसने कहा था, मजूमदार ने कहा था, ठीक है। दैट्स इट। तो ये आपको कुछ याद रखने हैं बुक के नाम। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक जो कि रिलेटेड था किससे, 1857 के विद्रोह से। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका होने वाला है बेटा वायसरॉयस। वायसरॉय जो कि 1858 की क्रांति के बाद क्या हुआ, 1858 का कानून आया। इसमें हम इस वाले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं आपके वायसरॉयस और वायसरॉय के साथ कानून एक्ट इंपॉर्टेंट जो 1857 के बाद आए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कानून जो है 1858 का आता है 57 की क्रांति के बाद, और ये जो कानून था इसके बारे में जो है इलाहाबाद के अंदर जो है जो पहला वायसरॉय बनता है आपका कैनिन, उसने समझाया था, उसने बताया था। तो उसको इलाहाबाद दरबार बोलते हैं। इलाहाबाद में एक दरबार बुलाया गया था जिसमें प्रिंसली जो स्टेट्स थे, जो रियासतें थी, उनके राजा महाराजाओं को बातों को समझाया गया था कि क्या उनके साथ जो है आज के बाद का रिलेशन रहने वाला है। तो अब एक एक करके एक्ट को समझ लेते हैं जो आपको याद रखने वाली चीज़ें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इस 1858 एक्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ पीपल ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया 1858 एक्ट। नंबर सेकंड, इस कानून के अंदर जो भी आपका ईस्ट इंडियन कंपनी का कंट्रोल था वो सारा का सारा ब्रिटिश क्वीन के नाम पे चला गया, ब्रिटिश क्वीन के हाथ में चला गया, ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। भारत के अंदर शासन जो है रानी के नाम पे चलाया जाना था, ये शुरुआत हो गई थी। भारत के अंदर एक पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है यहाँ पे भारत के लिए अपॉइंट किया गया, एक एस्टेब्लिश किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव जो है हेड माना जाता था और उसको भारत के एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सबसे बड़ा जो उत्तरदायित्व जो है दिया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये बेटा लंदन में बैठता था। इसके साथ 15 लोगों की एक जो है काउंसिल होती थी जिसको कहा जाता था इंडियन काउंसिल।
तो याद रखना इंडियन काउंसिल जो है उसका गठन हुआ है 1858 के एक्ट के अंदर। 15 लोगों की थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये एडवाइस करते थे। इसी के साथ यहाँ पे आप देखोगे कि भारत के अंदर एक पोस्ट जो है एस्टेब्लिश की गई जिसका नाम जो बनता है आपका वायस रॉय। तो वायस रॉय जो है ये भारत के अंदर सबसे बड़ा ऑफिसर था, और वायस रॉय जो रिपोर्ट करता था वो देता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपनी रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर इंडियन सिविल सर्विस जो है उसको बनाया गया। पहली बार इंडियन सिविल सर्विस अलग से बनी 1858 के एक्ट के अंदर, ये भी ध्यान देना। लैप्स की जो नीति थी डलहौजी की, उसको खारिज किया गया। यहाँ पर क्या हुआ कि जो यहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा था उसको भी पूरी तरह से एबॉलिश किया गया। ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम क्या था, जो कि आप देखोगे कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर आया था, जिसमें आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल करके दो अलग अलग बॉडीज़ थी जो भारत के अंदर कंट्रोल कर रही थी, इनको ख़त्म कर दिया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था इसको तो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था, मतलब कंपनी का अब कोई भी कंट्रोल जो है इंडिया के अंदर नहीं रहा। इसी टाइम पीरियड पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना, प्रधानमंत्री जो ब्रिटिश थे उनका नाम था आपका बेंजामिन डिज़राइली। पहला जो वायसरॉय बना लॉर्ड कैनिन बना, और इस समय पहला जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना वो था आपका लॉर्ड स्टैनली। तो ये पहले पहले बंदे इस टाइम के थे, जो आपको पता होना चाहिए। अब इस समय का पहला वायसरॉय कौन था, उसने क्या क्या काम करे उसके बारे में देखते हैं। लॉर्ड कैनिन पहला वायसरॉय होता है, जो कि बेटा पहले लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी मान सकते हो आप, है ना। वैसे तो 1858 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहा और वायसरॉय एक नई पोस्ट बनी, लेकिन वायसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक ही बंदा था, इसीलिए कभी कभी उसको वायसरॉय अलग से लिखता है, कभी कभी गवर्नर जनरल भी लिख लेता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी है 1858 के बाद, वही वायसरॉय है। ठीक है, तो यहाँ पे 1856 में ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था लॉर्ड कैनिन। 57 तक ये इंडिया ही रहा, पर 58 के बाद ये वायसरॉय भी बन गया था। ठीक है, अब इसके बारे में देखो क्या क्या है। सबसे पहले इसको जाना जाता था विस्काउंट कैनिन के नाम से और क्लेमेंसी कैनिन के नाम से, ध्यान देना। नंबर सेकंड, इसी के टाइम पीरियड में 1857 का विद्रोह हुआ। नंबर नेक्स्ट, इसी के टाइम पीरियड में 1858 का कानून आया। इसके टाइम पीरियड में कौन और कानून आया जिसका नाम है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसके समय में आया। ठीक है, इसी के समय में बेटा इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 भी आया, जिसके अंदर इंडियन सिविल सर्विस प्रॉपर एक जो है ऑफिशियली एक अलग से सेपरेट बॉडी बनती है। इसी के समय में हाई कोर्ट एक्ट आता है 1861 में, और 62 में तीन पहले हाई कोर्ट भारत के अंदर एस्टेब्लिश होते हैं, मद्रास, बॉम्बे और आपका ये कैलकाटा के अंदर। ठीक है, इसी के समय में इंडियन पिनल आईपीसी जो है 1862 में आता है आईपीसी। ठीक है, ये भी ध्यान देना। इसी के समय में जो है आपका इंडियन पुलिस एक्ट 1861 आता है। ठीक है, इसी के समय में 1861 के कानून के अंदर पहली बार आप देखोगे कि इनकम टैक्स भारत पे लगाया जाता है। तो भारत पे इनकम टैक्स भारत के अंदर पहली बार कब आया, कैनिन के समय में। इसका एक वित्त मंत्री होता है, पहला वित्त मंत्री भारत का ब्रिटिश टाइम पीरियड का भी वही है, जिसका नाम है जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन जो है यहाँ पे पहली बार इनकम टैक्स का जो है प्रावधान लाता है। ठीक है, इसी के समय में बता हिंदू रीमैरिज विडो रीमैरिज एक्ट था ना, तो वो विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में इसके समय में जो है पास किया जाता है। इसी के समय में एक म्यूटिनी होती है जिसको बोलते हैं वाइट म्यूटिनी। तो ध्यान देना, वाइट म्यूटिनी 1859 में इसके समय इसकी के टाइम पीरियड पे होती है। ठीक है, और क्या होता है, और एक आपका पील कमीशन बिठाया जाता है इसी के टाइम पीरियड पे, जिसके अंदर आर्मी के अंदर जो है रिफॉर्म किया जाता है, आर्मी के अंदर बदलाव किया जाता है। पील कमीशन, आर्मी के अंदर बदलाव 1859 कैनिन के समय में। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज़ है पोर्टफोलियो सिस्टम। 1861 का आगे हम कानून पढ़ेंगे, वहाँ पे आप देखोगे पोर्टफोलियो सिस्टम, मतलब पहली बार जो है जो वायसरॉय बना, वायसरॉय के नीचे बेटा 6 जो है आपके वायसरॉय की काउंसिल में मेंबर बनते हैं। इन 6 मेंबर को अलग अलग पद मिलते हैं, जैसे कि मंत्रालय होते हैं वैसे मिलते हैं, उनको पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो वो पहली बार आता है, वही उसी पोर्टफोलियो में एक वित्त मंत्री भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और आपने ध्यान देना है 1857 के अंदर इसी के टाइम पीरियड पे 3 यूनिवर्सिटीज़ खोली जाती हैं भारत में पहली बार, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। टाइम है 1857। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके टाइम पीरियड पे जो कानून आया था उसको देख लेते हैं। 1861 के एक्ट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आती। पहली बात, पोर्टफोलियो सिस्टम, मैंने पीछे बताया था आपको, वो आता है। नंबर सेकंड, यहाँ पे आप देखोगे इस कानून ने भारत में पहली बार कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कैबिनेट सरकार है उसका ये गठन रखता है 1800
61 का कानून। नेक्स्ट है वायस रॉय जो है, ये आपके पहली बार इंडियंस को नॉन ऑफिशियल के मतलब तौर पे अपॉइंट किया जाता है। ध्यान देना, जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो अब कानून बनाना था भारत के लिए, उसके लिए जो परिषद थी, उसके अंदर वायसरॉय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 बंदे थे, जो ब्रिटिशर थे वो तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ में इन 6 बंदों के साथ कुछ एडिशनल मेंबर्स भी ऐड हुए। तो याद रखना कि एडिशनल मेंबर्स जो हैं वो कुछ ऐड किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने थे, 12, लगभग मैक्सिमम 12, तो 10 से 12 के बीच में ये ऐड किए गए थे, ठीक है। तो एडिशनल मेंबर जो कि इंडियंस थे, पहली बार यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड होते हैं, लेकिन उनको ना तो वोट देने का राइट था, उनको ना सवाल पूछने का राइट था, ये याद रखना, ठीक है। तो उनको वहाँ पे कोई भी राइट नहीं था, वो मेंबर थे बस उसके अंदर, ठीक है। अभी नेक्स्ट है वायस रॉय जो लॉर्ड कैनिन है, इसको भी छोड़, हाँ, पहली बार वायस रॉय के द्वारा जो है 3 बंदों को फिर अपॉइंट किया गया। मैंने बोला ना अपॉइंट, अब ये नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में आएंगे, तो पहली बार 3 जो आपके काउंसिल के अंदर इंडियन अपॉइंट किए गए थे, वो कौन कौन थे? वो थे सर दिनकर राव और महाराजा ऑफ पटियाला और राजा ऑफ बनारस। इन तीनों को अपॉइंट किया गया था, याद रखना, वायस रॉय के द्वारा नॉन ऑफिशियल के तौर पे, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट इसके टाइम पीरियड में क्या होता है उसको देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव पावर ख़त्म हो गई थी अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स की। सिर्फ हमने पढ़ा, आपने पढ़ा होगा 1833 के चार्टर एक्ट में बेटा, जितने भी बाकी जो प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, आगरा हो गया, कलकत्ता को छोड़ के, तो उनसे लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई थी, उनके पास कोई भी कानून बनाने की शक्ति नहीं थी। लेकिन यहाँ पे फिर से उनको वो कानून बनाने की शक्ति वापस से दी गई थी, इस बात को भी आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पहली बार बजट सिस्टम आता है भारत में, बजट पहली बार इसी कानून के अंतर्गत लाया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ थी। अब आता है वायसरॉय नेक्स्ट, उसका नाम था लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। वायसरॉय के टाइम याद रख लेना, क्योंकि आपको पूछता है क्रोनोलॉजी में सवाल। एल्गिन फर्स्ट 1862 से 63 तक है। इसके अंदर आप देखोगे कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, कुछ भी नहीं होता है, बस सिर्फ नाम याद रख लो। नेक्स्ट है लॉर्ड लॉरेंस। लॉरेंस जो है 64 से 69 तक होता है। इसने एक पॉलिसी को अडॉप्ट करा था जिसका नाम था मास्टरली इनएक्टिविटी। मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी जो है अफगानिस्तान से रिलेटेड है, ध्यान देना, एंग्लो अफगान वॉर, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर एक शासक था, उसकी डेथ हो जाती है, बाद में वहाँ विद्रोह शुरू हो जाता है। तो ये वायसरॉय ने बोला था कि हम बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं मास्टरली इनएक्टिविटी। इसके बाद और भी वायसरॉय फॉलो करते, इसी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। कौन कौन थे ध्यान देना, जैसे कि आपने ध्यान देना, लॉर्ड लॉरेंस है, लॉरेंस के बाद आपका लॉर्ड मायो होगा, मायो के बाद नॉर्थ ब्रुक होगा। मायो का टाइम है 69 से 72, उसके बाद नॉर्थ ब्रुक का टाइम है 72 से 76। ब्रुक के बाद एक नया वायसरॉय आता है जिसका नाम होता है लॉर्ड लिटन। लिटन इस पॉलिसी को, मास्टरली इनएक्टिविटी को ख़त्म करता है और एक नई पॉलिसी जो है फॉरवर्ड पॉलिसी को अपनाता है, ठीक है, ये भी ध्यान देना। अब लॉर्ड लॉरेंस की बात हो रही है, तो लॉरेंस के टाइम पीरियड पे एंग्लो भूटान वॉर हुआ। वॉर के रिगार्डिंग हम एमसीक्यूज पीछे कर चुके हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखा है डिटेल में वीडियोस एमसीक्यू के रिगार्डिंग बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाओ चेक करो, ठीक है। कब होता है भूटान वॉर? 64 से 65। कौन सी संधि के अंदर भूटान वॉर खत्म होता है? सिंचुला की संधि के अंदर। उड़ीसा में फेमाइन आता है 1866 में, इसी के टाइम पीरियड में, और जो फेमाइन उड़ीसा में आता है उसके लिए कमीशन का गठन किया जाता है। हेनरी कैंपबेल उसके अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। और इसको सेवियर ऑफ पंजाब कहा जाता है, पंजाब का रक्षक भी कहा जाता है, ठीक है। लॉरेंस को इस हर एक चीज़ जो है इसके बारे में ध्यान देते जाना कि लॉरेंस के बारे में ही बात हो रही है अभी, ठीक है। इसको सेवियर ऑफ पंजाब कहा जाता है। इसने जो है बेटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भारत में इस्टेब्लिश करा। इसमें टेलीग्राफ लाइन जो है वो यूरोप के लिए बिछाई इसी के समय में। इसने जो है 1 करोड़ रुपए इंडियन एजुकेशन पे खर्च करने की बात की थी, ठीक है। लॉरेंस के बाद आता है आपके पास मायो। लॉर्ड मायो के समय में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसने जो है आपका फाइनेंस डिसेंट्रलाइजेशन, भारत में पहली बार वित्तीय जो आपका क्या है डिसेंट्रलाइजेशन है वो इसके समय में हुआ। मायो कॉलेज इसके समय में खुला। मायो कॉलेज जो कि राजा महाराजा जो भारत के अंदर थे, प्रिंसली स्टेट, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए यह कॉलेज राजकोट कॉलेज बोलते हैं, काठियावाड़ के अंदर ओपन किया गया था। तो मायो कॉलेज खोला था अजमेर में, राजकोट खोला था काठियावाड़ में, ठीक है। अब एक और चीज़, इसी के टाइम पे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो है 1871 में इस्टेब्लिश होता है। एकमात्र वायसरॉय जिसका जो है खून हुआ था उसके कार्यकाल के दौरान यही बंदा है वो। इसने स्टेट रेलवे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया भारत के अंदर। इसने जो है
स्टैटिस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करी। स्टैटिस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करने के साथ साथ यहाँ पर पहला जो है आपका जनगणना 1872 में होती है इसी के टाइम पीरियड पे, इस बात को भी याद रखना। एक और कानून इसके टाइम पे लाया गया था, साक्ष्य अधिनियम, जिसको बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, वो भी इसके टाइम पीरियड पे आया था। नेक्स्ट है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। नॉर्थ ब्रुक जो है इसके टाइम में क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत आया था 1876 में नॉर्थ ब्रुक के टाइम पीरियड पे। एडवर्ड सात उसका नाम था, ठीक है। और इसके टाइम पीरियड पे जो है बेटा मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है आपका, उसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कलकत्ता में उसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। जो पीछे इनकम टैक्स लगाया गया था, ठीक है, कैनिन के टाइम पीरियड पे, उसको इसने ख़त्म कर दिया था। इसने जो है आपका क्या करा था, ये मैरिज एक्ट छोड़ दो। नेक्स्ट लॉर्ड लिटन। लिटन जो है 76 से 80 तक का समय है, बहुत इंपॉर्टेंट वॉइस रॉय था। बहुत सारी चीज़ें इसके टाइम पीरियड में हुई हैं, जैसे कि इसके टाइम पीरियड पे रॉयल टाइटल एक्ट आता है 1876 में। रॉयल टाइटल एक्ट, और इसी के टाइम पीरियड पे आप देखोगे कि रानी को जो है केसरे हिंद की उपाधि मिलती है इसी रॉयल टाइटल एक्ट के अंदर, ठीक है। दिल्ली में दरबार होता है 1877 में, और यहाँ पर रानी को केसरे हिंद का नाम दिया जाता है, रॉयल टाइटल एक्ट के अंदर वो मिला था, ठीक है। केसरे हिंद मतलब एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप देखोगे पहली बार रानी जो है उसका फोटो भारत के सिक्के पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्रिटिश कॉइन इन इंडिया जो है 1893 में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट यूज बाय क्वीन इन 1878, दैट वाज द नेम, कौन सा, केसरे हिंद। केसरे हिंद का नाम 1878 में उसने जो है यूज़ करना शुरू किया। ब्रिटिश कॉइन पर रानी का जो है फोटो 1893 से शुरू हो गया था। दिल्ली दरबार जो है 1877 में स्टार्ट होता है 1877 के अंदर। और दिल्ली दरबार जब हुआ था तो रानी भारत नहीं आई थी, लेकिन वायस रॉय ने उसके नाम पे यहाँ पे दरबार चलाया था, क्योंकि वो रानी बनी थी वहाँ पे उस टाइम ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, दिल्ली दरबार का बहुत विरोध होता है, क्यों, क्योंकि दिल्ली दरबार से पहले भारत में फेमाइन जो है भूखमरी फैली थी, बहुत सारे लोग जो है अपनी जान गंवा चुके थे। 1878 में, 76 में फेमाइन होता है, ग्रेट फेमाइन इसका नाम है। 1878 में इसी फेमाइन के लिए यहाँ पे आप देखोगे एक कमीशन का गठन होता है। याद रखना कि 1878 में जो फेमाइन हुआ था, ग्रेट फेमाइन, उसके लिए कमीशन का गठन होता है, और फेमाइन का जो कमिश्नर होता है वो रिचर्ड स्टार्चे जो है उनको गठित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसके समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है। जो लोकल न्यूज़पेपर थे उनके ऊपर जो है लिमिटेशन लगाए जाते हैं, उनकी पब्लिकेशन जो है बंद की जाती है, ताकि वो ये दिल्ली जो फेमाइन हुआ है उसको ज़्यादा हाईलाइट ना करे, दिल्ली दरबार को क्रिटिसाइज़ ना करे, ठीक है। और एक और कानून आता है इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। ये आर्म्स एक्ट जो है लाया गया था जिसमें भारतीयों को हथियार रखने पर जो है पाबंदी थी। और इम्पॉर्टेंट चीज़, सिविल सर्विस जो एज था बेटा उसको कम किया गया, 21 से 19 साल जो है, मतलब मैक्सिमम एज 19 साल रख दिया कि 19 साल में पेपर देना है भाई आपको, ठीक है। और इसी के टाइम पीरियड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर होता है, दैट वाज सेकंड एंग्लो अफगान वॉर, जो कि 1878 से 80 के अंदर होता है। इसी अफगान वॉर में वो पॉलिसी जो है वो ख़त्म करता है जो मास्टरली इनएक्टिविटी फॉलो कर रहे थे वायसरॉय, और ये जो नई पॉलिसी लाता है, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व भी बोलते हैं इसको, और फॉरवर्ड पॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर अफगानिस्तान का जो शासक है उसके साथ संधि होती है, और अफगानिस्तान इनडायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में, और उसके एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कंट्रोल तो उस पर नहीं होता है पर ब्रिटिश के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट वायसरॉय 1876 से 80 तक, पीछे एक जो हमने पढ़ा अभी लॉर्ड लिटन, तो उसके टाइम पीरियड पे हमने ये सारी चीज़ें देखी, ठीक है। हिंदी में लिखा है तो एक बार इसको देख लेना जो बच्चे हिंदी वाले, वैसे ज़रूरत नहीं है देखने की, जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद रख लो सीधा। फिर आता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 तक वायसरॉय बनता है। ये जो वायसरॉय है सबसे ज़्यादा उदार जो वायसरॉय था भारत के अंदर, वो इसको माना जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे रिफॉर्म करे, बहुत सारी चीज़ें सही करी, ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने इसको बोला था, मतलब क्या, सबसे प्रिय गवर्नर जनरल, ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया था। इसने जो सिविल सर्विस की एज कम हुई थी उसको वापस से सही करा। इसने जो आपका ये क्या कहते हैं पीछे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था उसको ख़त्म करा, जो अभी लिटन के टाइम पीरियड पे आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, उसको ख़त्म करा। इसने भारत के अंदर बेटा जो है आपका पंचायती राज जो है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, उसको इसका जनक माना जाता है। उसने इसको प्रॉपर इंडिया में एस्टेब्लिश करा था, ये भी याद रखना। 2 विश्वविद्यालय इसके टाइम पीरियड पे बने, पंजाब विश्वविद्यालय 1884, ठीक है,
और एक बना है इसके टाइम पीरियड पे पंजाब वाला, दूसरा जो है वो इसके बाद एक आएगा डफरिन, उसके टाइम पीरियड पे बना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाला, ठीक है। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इसके समय में होती है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883, याद रखना, ठीक है। और एक हंटर कमीशन, शिक्षा के ऊपर एक कमीशन बिठाया जाता है भारत के अंदर शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए, हंटर कमीशन, हंटर आयोग 1882 इसी के समय में। इसी के समय में पहला जो है प्रॉपर सेंसेक्स जो है पहला 1881 में आता है, और पहला जो है कारखाना अधिनियम, इंडस्ट्रियल जो आपका एक्ट था, वो भी इसी के टाइम में 1881 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट वायसरॉय जो है वो है आपका लॉर्ड डफरिन। तो डफरिन भाई साहब का टाइम जो था 84 से 88, इसके नाम से याद रख लो डफरिन है, तो इसके नाम पे याद रख के आपको याद रह जाएगा कि इसके टाइम में एक पार्टी का गठन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था, याद रखना। किसने करा था? आपका ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है इसके टाइम पीरियड पे इसका गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चीज़ है, इसके समय में जो है एक लड़ाई होती है, वो था एंग्लो बर्मा वॉर। तीसरा एंग्लो बर्मा वॉर इसके समय में होता है, 3 हो चुके थे। पहला होता है 24 से 26 के बीच में, दूसरा होता है 52 से 53 के बीच में, तीसरा होता है 85 से 56 के बीच में। पीछे हमने वॉर पढ़े हैं। देन यहाँ पे आप देखोगे कि इनकम टैक्स फिर से ये इंट्रोड्यूस कर देता है बंदा डफरिन, ठीक है। नेक्स्ट आता है 88 से 1894 तक वायसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन जो है ये आपको देखने को मिलेगा इनके समय में। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? सबसे पहले याद रखना कि भारतीय परिषद अधिनियम, एक कानून आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। एक ही चीज़ याद रखना, इस कानून के अंदर क्या हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंदर बेटा इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम भारत के अंदर पहली बार आया। इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम राज्यों के अंदर आया था खासकर, तो वहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कब आया था, किस कानून के अंदर आया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्ट एक आया था, कारखाना अधिनियम आया था, जो कि आया था 1891 में। वो सेकेंड इंडस्ट्रियल एक्ट था, जिसके अंदर वीकली जो हॉलीडेज आपको मिलता है वो प्रावधान लाया गया था, ठीक है। और वुमेन्स के लिए भी कुछ राइट्स लाए गए थे इसके अंदर, ठीक है। ये जो कारखाना अधिनियम 1851 का था। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पे 1893 के अंदर ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक बॉर्डर का गठन किया गया, जो कि सर मॉन्टिमियर डुरंड थे, उनकी अध्यक्षता में किया गया, इसीलिए उसको डुरंड लाइन कहा जाता है, जो कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इंडिया और कुछ लगता हुआ अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो नेक्स्ट वायसरॉय हमारे पास जो है वो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन टू का टाइम है 94 से 98 तक का, ध्यान देना सबके टाइम जो है याद रख लेना, सीक्वेंस में पता होना चाहिए। और एल्गिन टू के समय में इंपॉर्टेंट क्या हुआ, एक बॉम्बे के अंदर प्लेग फैला था जिसका नाम था बुबोनिक प्लेग। तो याद रखना बुबोनिक प्लेग इनके टाइम पे फैला था, बॉम्बे में फैला था। और इसी प्लेग के लिए बाद में जो है एक कमेटी का गठन किया गया था। तो और उस प्लेग कमेटी जो थी उसके हेड जो थे वो थे आपके कौन, WC रेंट। बाद में जो है एक सेकंड इसी के टाइम पीरियड पे फेमाइन आया था, फेमाइन के लिए एक और कमीशन का गठन हुआ था एल्गिन द्वितीय के टाइम पीरियड पे, और उस कमीशन के हेड थे सर जेम्स लेले। तो ये हमारे पास वॉयस रॉय जो है 1897 तक के। इसके बाद जो वॉयस रॉय होने वाला है वो आपका होने वाला है आपका लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन के टाइम पीरियड में क्या होता है, तो वो सब चीज़ें देखते हैं। ओके, सो डिस्कसिंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल। तो लॉर्ड कर्जन डिस्कस करने से पहले ये जो हमने अभी तक पढ़ रखा है 1897 तक, उससे के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, उनको देख लेते हैं। जिनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कुछ बने, और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। इनको देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो बिफोर 1885 आपको देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से थे। यहाँ पे आप देखो बंग भाषा प्रकाशिका सभा, जो कि 1800 आपको 36 में देखने को मिलेगी, बनी थी। किसने बनाई थी? राजा राम मोहन रॉय के ही एक दोस्त थे, नॉट राजा राम मोहन रॉय, उनके एक दोस्त थे, ठीक है, जिनका नाम था गौरी शंकर तारक भगेश। उन्होंने बनाया था 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा, बंगाली लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए था। उसके बाद बना जमींदारी एसोसिएशन, ये 1838 में बना, ठीक है। ये बनाया गया किसके द्वारा? ये थे आपके देवेंद्र नाथ टैगोर, और साथ में इनके कौन थे? राजा राधाकांत देव। तो देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राधाकांत देव ने 1838 में बनाई थी जमींदारों के राइट्स के लिए ये एसोसिएशन, जमींदार एसोसिएशन। फिर बनती है बंगाल ब्रिटिश इंडियन
सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो है 1843 में बनाई गई थी, और जॉर्ज थॉमस जो है इसके हेड होते हैं बंगाल के अंदर। क्योंकि पहले ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी एक ब्रिटेन लंदन में बनी थी, वो एक अलग एसोसिएशन बनी थी, ठीक है, वो 39 में बनी थी। लेकिन यहाँ पे बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बनी थी जो, वो जॉर्ज थॉमस ने बनाई थी, याद रखना, ठीक है। फिर है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता 1851 में बनी बेटा। ये 51 में जो है किसके द्वारा बनाई गई, जो आपके दो एसोसिएशन इससे पहले थे, एक लैंडलॉर्ड सोसाइटी जिसको जमींदार एसोसिएशन बोलते हैं, और एक बंगाल ब्रिटिश इंडियन जो सोसाइटी थी, इन दोनों सोसाइटी को बना के बनी थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता 1851 में। इस एसोसिएशन के आप देखोगे कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे और सेक्रेटरी कौन थे। प्रेसिडेंट थे राजा राधाकांत देव, सेक्रेटरी थे देवेंद्रनाथ टैगोर, तो ध्यान देना, ठीक है। फिर है आपका बंगाल एसोसिएशन, नॉर्मल बंगाल एसोसिएशन 1852 में बनी थी, याद रखना, कलकत्ता के अंदर। देन है नेशनल इंडियन एसोसिएशन, एनआईए। एनआईए 1870 में बनी थी। नेशनल इंडियन एसोसिएशन एनआईए वाला है ना, 1870 में बनी थी। मैरी कारपेंटर जो है ये आपके हेड थे। नेशनल इंडियन एसोसिएशन जो है आपका ब्रिस्टल के अंदर जो है बनाई गई थी, ठीक है। और यहाँ पे इनको असिस्टेंट जो करते थे वो थे केशव चंद्र सेन। दैट मीन्स केशव चंद्र सेन भी इसके एक मेंबर बने थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे नेशनल इंडियन एसोसिएशन इन एड ऑफ सोशल प्रोग्रेस इन इंडिया इसका पूरा नाम था, ठीक है। इसी ने फीमेल एजुकेशन को जो है प्रमोट भी करा था। इंडियन लीग की बात करें, 1875 में इंडियन लीग की स्थापना होती है। शिशिर कुमार घोष इसके फाउंडर थे, ध्यान देना। और इंडियन लीग एक और भी बना था ब्रिटेन के अंदर 1828 वाला, वो कोई और है, ठीक है। तो ये इंडियन लीग फेमस है 1875 वाला। नेक्स्ट यहाँ पे इंडियन नेशनल एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा, INA 1876। 1876 में जो INA बना था उसके फाउंडर थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये जो है 1886 के अंदर एसोसिएशन 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में जाके मिल जाती है, इसको भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र के अंदर कुछ बनी थी, जैसे कि बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में बना था। बॉम्बे एसोसिएशन बनाया था जगन्नाथ आपका शंकर सेठ ने बनाया था, ठीक है। देन है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा 70 में बनी थी, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। इसके जो आपके फाउंडर थे वो कौन कौन थे, GV जोशी थे, SH सेठ थे, चिपलूमकर थे, ये सब इसके जो है फाउंडर माने आते हैं। और गोविंद रनाडे ने इसको 1871 में ज्वाइन किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बनी थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को बनाने वाले थे आपके फिरोज शाह मेहता, KT तेलांग और आपका बदरुद्दीन तैयब जी, तीनों के नाम याद रख लेना। यही एसोसिएशन है जिसने होस्ट किया था किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था पहला बॉम्बे के अंदर, उसको होस्ट इसी एसोसिएशन ने किया था। मद्रास के अंदर एसोसिएशन, मद्रास नेटिव ऑर्गेनाइजेशन 1852 में बनी थी। फाउंडर थे आपके कौन, दैट वाज आपका जग्गू लाल लक्ष्मी नरासू चैत्ती, अरे सीधा सीधा याद रखो चैत्ती, ठीक है। तो चैत्ती जो है ये फाउंडर थे 1852 के अंदर जो मद्रास नेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ठीक है। देन आपका बना था मद्रास महाजन सभा, 1884 में बनी थी महाजन सभा मद्रास के अंदर। 3 लोग फाउंडर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मद्रास महाजन सभा जो है आपका वीर राघवाचारी हो गए, अय्यर हो गए और चार्लू हो गए। शॉर्ट नाम याद रखो, राघवाचारी, अय्यर और चार्लू, ये इनके फाउंडर थे। पहला प्रेसिडेंट इसका जो है आपका कौन बना था, P रंगाय नायडू जो है ये पहले प्रेसिडेंट बने थे महाजन सभा के, ठीक है। देन ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे जो पहले बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। अब इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए सेशन, जैसे कि पहला सेशन कांग्रेस का 85 में हुआ, कहाँ हुआ, कौन प्रेसिडेंट था, तो WC बनर्जी जो है, वोमेश चंद्र बनर्जी जो है, ये आपको देखने को मिलते हैं कि ये क्या थे इसके पहले प्रेसिडेंट। 1885 में बॉम्बे के अंदर हुआ था, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्थापना हुई उसके बाद इसका सेशन बॉम्बे में हुआ था। सेकंड जो है आपका सेशन जो है कलकत्ता में हुआ 1886 में, प्रेसिडेंट हुआ दादा भाई नौरोजी। थर्ड सेशन जो है वो मद्रास में हुआ था। याद कैसे रखना है, देखो पहला सेशन नीचे बॉम्बे में होता है, दूसरा ऊपर कलकत्ता। मैप अगर याद है तो ऐसे जाना, बॉम्बे से परे कलकत्ता, कलकत्ता गए, कलकत्ता से आप नीचे आओगे तो आप यहाँ पर ऐसे मतलब ना डमरू जैसा बनेगा, तो मद्रास आओगे नीचे, मद्रास इधर पड़ता है नीचे, है ना, ऐसे नीचे मद्रास, मद्रास से ऊपर काटना पड़ेगा इलाहाबाद, इलाहाबाद से वापस आओगे बॉम्बे। तो ऐसे 5 सेशन तो यही है,
85 ये हो गया, 86 ये हो गया, 87 ये हो गया, 88 ये हो गया, 89 ये हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गए सेशन। अब इनके प्रेसिडेंट और ये सब याद रख लेना। पहला, सबसे पहले सेशन में हमने देखा बैनर्जी, बैनर लेके चलते हैं भाई, पहले बंदा बैनर्जी, फिर बुजुर्ग कोई आएगा दादा, फिर दादा भाई नौरोजी। तीसरा सेशन जो है वहाँ पे मुस्लिम पहला जो है बनाया जाता है प्रेसिडेंट, जो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा सेशन जो है 1888 में हुआ था, पहला जो है ब्रिटिशर जो थे आपके, उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, जॉर्ज यूल। फिर आपका 89 का कलकत्ता में सेशन होता है, और यहाँ पे आप देखोगे प्रेसिडेंट जो है आपका कौन थे, रहमतुल्लाह सियानी। इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ ऐसी है कि जब आप देखते हो फोर्थ और फिफ्थ, तो उसके अंदर आप देखते हो कि पहली बार जो है वुमेन पार्टिसिपेशन भी इंडिया के अंदर देखने को मिला था। इंपॉर्टेंट सेशन एक 1890 नॉट सॉरी 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 1889 में अलग सेशन है, ठीक है। 1889 में बेटा पहली बार वुमेन जो है पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान देना। 1896 का जो सेशन होगा वो कलकत्ता के अंदर प्रेसिडेंट रहमतुल्लाह सियानी होते हैं, जहाँ पर पहली बार नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम गाया गया था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कंपोज किया गया था, ठीक है। देन 1899 के अंदर आप देखोगे क्या कि लखनऊ में एक सेशन होता है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है 1899 वाला, छोड़ दो। 1901 के सेशन में आ जाओ, क्यों? क्योंकि पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन महात्मा गांधी ने जो है अटेंड किया था, ये 1909 का सेशन था। कलकत्ता का सेशन होता है, प्रेसिडेंट कौन थे? ई वाचा करके प्रेसिडेंट है। 1905 का सेशन इंपॉर्टेंट है, बनारस में सेशन होता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहली बार जो है बॉयकॉट एक मूवमेंट चला था, ठीक है। क्योंकि बंगाल के विभाजन के विद्रोह में यहाँ जो है स्वदेशी मूवमेंट चला था, बॉयकॉट आंदोलन चला था, वो इसी सेशन में हुआ था, ठीक है। और 1906 का सेशन जो है आप देखोगे कलकत्ता के अंदर होता है, दादा भाई नौरोजी होते हैं। इस सत्र के अंदर जो है गरम दल और नरम दल के नेता जो थे उनके बीच में थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, लेकिन दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बनते हैं, और दादा भाई नौरोजी एक नारा देते हैं, और वो था आपका स्वराज। पहली बार स्वराज की डिमांड जो है यहाँ पे की गई थी। 1707 का सेशन इंपॉर्टेंट है, सूरत में होता है, जिसको सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूरत के अंदर गरम दल और नरम दल में टूट गया था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें कि प्रेसिडेंट आपके बनते हैं रास बिहारी घोष। देन 1910 का चलो इंपॉर्टेंट नहीं है, 11 का सेशन याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका BN धर जो है प्रेसिडेंट होते हैं, और 1911 के टाइम पीरियड में ब्रिटिश जो आपका गवर्नमेंट था उसकी कैपिटल कलकत्ता से शिफ्ट की गई थी दिल्ली के लिए, ये याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर इसी सेशन के अंदर 1911 में पहली बार जन गण मन जो है, ये हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसको गाया गया था, ये भी याद रखना। 1915 का सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1915 के सेशन के अंदर प्रेसिडेंट जो है सर SP सिन्हा जो होते हैं, और आप देखोगे कि यहाँ पर इस सेशन के अंदर पहली बार वापस जो है कांग्रेस जो टूटा था वो जुड़ गया था फिर से, ठीक है। 1916 का ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, लखनऊ का सेशन है, AC मजूमदार इसके प्रेसिडेंट थे, और इसी सेशन के अंदर बेटा क्या हुआ कि ये जो आपका जिन्ना था उसने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ही टेबल पे लाया था, और सरोजनी नायडू ने जिन्ना को इसके लिए एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी की उपाधि भी दी थी। 1916 का सेशन में ये सब मुस्लिम और कांग्रेस जो है इकट्ठे मिलके एक जगह इन्होंने एक डेक्लेरेशन बनाया था, जिसको लखनऊ पैक्ट कहा गया, लखनऊ डेक्लेरेशन भी कहा गया, ठीक है। 1916 के सेशन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1916 में जो है होम रूल लीग के बारे में जो है डिमांड की गई थी, और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई। एनी बेसेंट और आपके तिलक जो है इन्होंने होम रूल लीग अलग अलग बनाया था 1916 में, पहले बना तिलक का, फिर बना एनी बेसेंट का। आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब मैं आपको वायस रॉयज पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर वापस से ये चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पर भी याद कर लेना इसको, ठीक है। आप 1917 का सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनी बेसेंट पहली फीमेल जो है प्रेसिडेंट बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1917 में। और इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है, वो है आपका कौन सा सेशन, दैट इज़ द सेशन ऑफ 1919। 1919 में अमृतसर में सेशन होता है, और इसी सत्र के अंदर जो है आपका मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के, जो कि आपका यहाँ पर क्या किया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है। मुस्लिम लीग के द्वारा जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था उसको यहाँ पे ऑफिशियली सपोर्ट दिया जाता है, और साथ ही साथ में जो है जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसका विरोध किया जाता है, ठीक है। 1920 का सेशन भी इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में हुआ था। एक स्पेशल सेशन, एक नॉर्मल सेशन है, दो सत्र होते हैं 1920 में। एक स्पेशल सत्र जो होता है कलकत्ता के अंदर, जहाँ पे लाला लाजपत राय जो है प्रेसिडेंट बने थे, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन लाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा।
असहयोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ठीक है। देन आप 1920 का जो प्रॉपर सेशन नागपुर के अंदर होता है, जहाँ पे आपका विजय राघवाचारी जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं 1920 के अंदर। यहाँ पर आपने देखना कि कांग्रेस का जो है वर्किंग कमेटी का गठन होता है और कांग्रेस को जो है फैलाया जाता है, उसकी फ़ीस कम की जाती है, कांग्रेस की सदस्यता बढ़ाई जाती है, सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट सत्र जो आता है 1922 का गया सत्र होता है, प्रेसिडेंट CR दास होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि CR दास और कुछ लीडर जो हैं वो आपके स्वराज पार्टी को बनाने की जो है यहाँ पर डिमांड रखते हैं और स्वराज पार्टी बनाई जाती है। CR दास और मोतीलाल नेहरू मेन होते हैं जो स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, ठीक है। 24 का सत्र इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जो है बेटा पहली बार प्रेसिडेंट बनते हैं और एकमात्र प्रेसिडेंट जब बने थे महात्मा गांधी पूरे सत्र जितने भी हुए एक बार ही बने हैं। बेलगाम का सत्र है, कर्नाटका में एक जगह है बेलगाम, तो वहाँ पे ये सत्र हुआ था, ठीक है। तो याद रखना ओनली सेशन जब गांधी प्रेसिडेंट बने थे। फिर 1925 का सत्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहली भारतीय महिला जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनी तो वो सरोजनी नायडू बनी थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, वो कानपुर में हुआ था सत्र, ठीक है। ये 1925 में। 27 का सत्र इंपॉर्टेंट है, मद्रास के अंदर होता है और आपके MA अंसारी प्रेसिडेंट थे। इस सत्र के अंदर साइमन कमीशन जो था उसका बॉयकॉट का रेजोल्यूशन पास किया गया था। याद रखना 27 में साइमन कमीशन का बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास हो गया था क्योंकि 27 में वो बन गया था, 28 में भारत आया था, वो इसलिए पहले ही पता चल गया था इंडिया में कि साइमन कमीशन आने वाला है। 28 का सत्र इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट होते हैं। इसी 28 के सत्र के अंदर जो है नेहरू रिपोर्ट लाई जाती है, जिस रिपोर्ट के अंदर डोमिनियन स्टेटस की पहली बार मांग की जाती है भारतीय के द्वारा। 1929 का सत्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाहौर के अंदर जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिन्होंने क्या बोला था, हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग की थी और कहा था कि अगला जो साल होने वाला है, जनवरी का जो महीना है, अंतिम जो संडे होगा जो कि 26 जनवरी को पड़ रहा था, उस दिन हम पूर्ण स्वराज दिवस को मनाएंगे। ये जो है यहाँ पे डिमांड की गई थी और बात कही गई थी। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि 1929 के बाद जब आपका 30 के अंदर जो है सत्र होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है वो शुरुआत हो चुकी होगी, जिसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। 1931 के अंदर आप देखोगे एक सत्र होता है, कराची के अंदर ये सत्र होता है, जिसमें वल्लभ भाई पटेल जो है प्रेसिडेंट होते हैं और पहली बार जो है फंडामेंटल राइट्स की जो है डिमांड की जाती है इस 1931 के सत्र के अंदर, ये भी याद रखना, ठीक है। और बेटा इम्पॉर्टेंट इसके बाद जो सत्र हैं वो इम्पॉर्टेंट है आपका 1938 हरिपुर सेशन, सुभाष चंद्र बोस पहली बार प्रेसिडेंट बनते हैं, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में बनती है। 1939 में त्रिपुरी सेशन होता है, पहले सुभाष चंद्र बोस ही इसके प्रेसिडेंट होते हैं लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस जो है रिज़ाइन कर देते हैं। फिर आपका सुभाष चंद्र बोस के बाद जो है आपका प्रेसिडेंट बनते हैं राजेंद्र प्रसाद, तो ये ध्यान देना 1939 त्रिपुरी सेशन होता है ये, ठीक है। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है सेशंस आपको याद नहीं रखने हैं, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशन थे रिगार्डिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब हम आएंगे वायसरॉय लॉर्ड कर्जन से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक। ओके, सो लेट्स डिस्कस वायसरॉयज फ्रॉम आपका 1899 टू 1919। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं वायसरॉय और उनके बीच में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो आपका यहाँ पे वायसरॉय है दैट इज़ आपका लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन जो है इसका टाइम पीरियड है आपका 1899। तो 1899 से टाइम शुरू होता है, 1905 तक जो है टाइम चलता है। तो याद रखना है क्या क्या इसके टाइम पीरियड में चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन। तो 1902 में पुलिस कमीशन का गठन हुआ। सर एंड्रयू फ्रेजर जो है इस कमीशन के कमिश्नर थे, हेड थे। नंबर सेकंड है यूनिवर्सिटी कमीशन, 1902 में बना और यूनिवर्सिटी कमीशन अंडर बना था रैलिग कमीशन भी बोलते हैं, सर रैलिग इसके हेड थे। और इसी यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 के अंदर 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। अब एक और चीज़ था दैट वाज आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुआ था इसके टाइम पीरियड में। कलकत्ता जो है आपका कॉरपोरेशन एक्ट आया था, जिसमें कि जितने भी कानून आए ना इसमें सब में एक चीज़ हुई है कि सेंट्रलाइजेशन जो है, जो पावर है वो इंडियंस के हाथों से निकाल के सरकार के हाथों में जो है जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है हर जगह। तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में आया, ठीक है। एंशेंट मॉन्यूमेंट जो आपका प्रिजर्वेशन एक्ट था, एंशेंट जो मॉन्यूमेंट थे उनको बचाने के लिए कानून लाया था, 1904 में आया था, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है आपका यंग हस्बैंड मिशन। यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत के लिए था, तिब्बत को जो है भेजा गया था एक मिशन
जिसके अंतर्गत तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में लेटर ऑन एक बॉर्डर जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहसा होता है, तो उसके अंदर बॉर्डर जो है एस्टेब्लिश किया जाता है इंडिया और आपका तिब्बत के बीच में। ठीक है, फिर 1905 में इंपॉर्टेंट है पार्टीशन होता है बंगाल का, वो भी इसी के टाइम पीरियड में होता है। और इंपॉर्टेंट है रेलवे कमीशन एक आया था बेटा, रेलवे को कमर्शलाइज किया गया था यहाँ पहली बार। तो यहाँ पर रॉबर्टसन जो है इसके हेड थे इस कमीशन के। तो रेलवे कमीशन 1901। दिल्ली दरबार लगता है सेकंड दिल्ली दरबार 1903। एडवर्ड सेवन जो है उस टाइम पे राजा बने थे ब्रिटेन के, तो ये दिल्ली दरबार हुआ था। अब इसी के टाइम पीरियड पे कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हुई उनको एक्सप्लेन फॉर्म में आपको याद करना है, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में होता है। 1903 के अंदर आप देखोगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है आपका ये आइडिया पार्टीशन ऑफ बंगाल का लाया था। लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया था 20 जुलाई को कि हम पार्टीशन करने वाले हैं, और पार्टीशन जो है वो हो जाएगा सक्सेसफुली। वो कब होगा? 16 अक्टूबर 1905 के अंदर। 16 अक्टूबर को पार्टीशन हो जाना था फाइनल, और 20 जुलाई को जो है पार्टीशन अनाउंस किया गया था 1905। पार्टीशन इस तरह से किया गया था कि ईस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल था। तो आज का जो इंडिया में बंगाल है उसको इसलिए वेस्ट बंगाल कहते हैं बिकॉज इस पार्टीशन में वो वेस्टर्न साइड में आया था, है ना। ये पार्टीशन जो है मेजॉरिटी बेस डिसाइड हुआ था, क्योंकि ईस्ट बंगाल के अंदर जो है ज़्यादातर मुस्लिम मतलब मेजॉरिटी में चले गए थे, वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी में आ गए थे। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि पार्टीशन करने के लिए ब्रिटिशर ने जो दिया था आइडिया, वो ये दिया था, मतलब उन्होंने जो बात कही थी कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टफ हो गया है करना, क्योंकि बंगाल अपने आप में बहुत बड़ा है, इसलिए उसको एडमिनिस्ट्रेटिव जो बेसिस पे इसको जो है डिवाइड किया जा रहा है ताकि इजी हो एडमिनिस्ट्रेशन करना। याद रखना कि वेस्ट बंगाल के अंदर गवर्नर जो थे वो फ्रेजर थे, और ईस्ट बंगाल के अंदर गवर्नर जो थे ये फ्यूलर थे। तो फ्यूलर और फ्रेजर जो है गवर्नर इस पर अपॉइंट किया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ठीक है, अब एक न्यूज़पेपर था जिसने पार्टीशन के बारे में पहली बार जो है बताया था, वो था संजीवनी। तो याद रखना संजीवनी न्यूज़पेपर ने पहली बार जो है पार्टीशन के बारे में बताया था लोगों को। के मित्रा का एक ये न्यूज़पेपर हुआ करता था। ठीक है, अब इसी के टाइम पीरियड पे पार्टीशन के बाद जो एक मूवमेंट आता है जो कि स्वदेशी मूवमेंट था और बॉयकॉट मूवमेंट था। अब ये जो स्वदेशी मूवमेंट था या बॉयकॉट मूवमेंट था, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखना है कि बॉयकॉट मूवमेंट के लिए एक रेजोल्यूशन लाया गया था 1905 के अंदर। 1905 में पहली बार जो है रेजोल्यूशन लाया गया कि हम बॉयकॉट मूवमेंट चलाने वाले हैं। ठीक है, देन आप देखोगे कि ये अडॉप्ट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनारस सेशन में, जो कि 1905 दिसंबर में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले उसके प्रेसिडेंट थे, ध्यान देना। ठीक है, बॉयकॉट मूवमेंट में क्या हुआ था कि जो विदेशी चीज़ें थी उनको जो है जला दिया गया, उनको यूज़ करने से मना कर दिया, ये सब कुछ। और ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर हैं, रीजन्स कौन कौन से रीजन में कौन कौन लीडर इंपॉर्टेंट थे बॉयकॉट मूवमेंट में, ये भी एक बार देख लो, याद कर लेना, सवाल बन सकता है यहाँ से। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो याद रखनी है दैट इज़ नेक्स्ट वॉइस रॉय। आफ्टर 1905 लॉर्ड मिंटो सेकंड जो है वो वॉइस रॉय बनता है फ्रॉम 1905 टू 1910। अब लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सेकंड थिंग, कांग्रेस का एक सेशन हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर आप देखते हो कि 1906 का जो सेशन था जिसमें पहली बार जो है डिमांड किया गया था स्वराज की। 1907 का एक और जो है कांग्रेस का सेशन सूरत में, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हुई थी मिंटो सेकंड के टाइम पीरियड पे, जिसमें कि आपको याद रखना है ऑल इंडियन मुस्लिम लीग। और 1906 का सेशन कलकत्ता का, दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट, जहाँ पे स्वराज की मांग हुई थी। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 में। कौन कौन थे फाउंडर, याद होना चाहिए। नवाब सलीमुल्लाह खान ढाका के थे, तो वो मेजर है फाउंडर। ठीक है, और इनके साथ कौन कौन थे उनका नाम भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आगा खान फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं ये। देन आपका ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो है, यहाँ पर आपका नवाब सलीमुल्लाह खान जो हमने देखा जहाँ पे ये हुआ था ढाका में। ठीक है, तो ये भी इसके मतलब फाउंडर मेंबर हैं। हाकिम अजम हाकिम अजमल खान करके एक बंदा था। ठीक है, और मौलाना मोहम्मद अली करके एक बंदा था, और एक आपका था मौलाना ज़फ़र अली। तो ये कुछ बंदे हैं जो इसके नाम आपको पता होने चाहिए एसोसिएट विद मुस्लिम लीग। सूरत स्प्लिट 1907, रास बिहारी घोष प्रेसिडेंट बनते हैं, बाकी हमने पढ़ लिया है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके टाइम पीरियड में होती है, वो आपका आता है एक कानून, दैट वाज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के अंदर आता है। एंड मॉर्ले और मिंटो दोनों अगर देखोगे, सो मिंटो वॉज द वायसरॉय एंड मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब इस कानून में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है वो ध्यान दो। सबसे पहले इसके अंदर जो
मेंबर थे, इंडिया जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी उसमें इंडियंस की संख्या को बढ़ाया गया 16 से 60, मैक्सिमम 60 मिनिमम 16 किया गया एडिशनल जो मेंबर हुआ करते थे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देना बेटा कि पहली बार यहाँ पर अभी जो हमने पीछे पढ़ा था कि 1861 में जो है पहली बार इंडियंस जो है एडिशनल मेंबर की तरह काउंसिल में आए। 1892 में जो है उनको कुछ राइट मिले थे, राइट टू आस्क क्वेश्चन, है ना। तो बजट वगैरह जो होता था उस पर वो डिस्कशन के लिए क्वेश्चन पूछ सकते थे, 1892 का जो काउंसिल एक्ट था। लेकिन यहाँ पर इनको राइट टू वोट जो है पहली बार मिलता है, वोट देने का अधिकार जो मिला था इंडियन मेंबर्स को काउंसिल के अंदर, वो इसी एक्ट में मिला था फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब एक और चीज़ हुई थी कि यहाँ पर वायस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी 6 मेंबर की, उसमें इंडियन नहीं थे। पहली बार इंडियंस अलॉ किए गए और इंडियन जो था वो था एसपी सिन्हा। तो फर्स्ट टाइम एसपी सिन्हा एज एन मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऐड होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुस्लिम्स को यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है। तो याद रखना सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो धर्म के नाम पे मिला था, मुस्लिम्स को मिला था कि मुस्लिम जहाँ पे मेजॉरिटी में वहाँ मुस्लिम ही उठ सकते हैं इलेक्शन के लिए, वो वोट भी कर सकते हैं, उनको मुस्लिम ही कर सकते हैं। इसको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो पहली बार भारत के अंदर अगर कोई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लाता है तो वो होता है मिंटो, इसीलिए उसको कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया। तो फादर जो है भारत में जनक जो है किसका, कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम का, दैट इज़ आपका मिंटो, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिगार्डिंग आपके मिंटो। सो नेक्स्ट जो इसके बाद वायसरॉय आता है वो था आपका लॉर्ड हार्डिंज। हार्डिंज सेकंड है ये। हार्डिंज सेकंड के टाइम में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो था दिल्ली दरबार थर्ड दिल्ली दरबार जो है 1911 के अंदर हुआ था, जहाँ पर आपके पहली बार जॉर्ज फिफ्थ जो कि ब्रिटेन के राजा थे वो भारत आए थे। फर्स्ट टाइम कोई ब्रिटिश क्वीन और किंग भारत आए थे, वो था दिल्ली दरबार थर्ड, ठीक है। जहाँ पर दिल्ली कैपिटल भी बनाया गया था, जहाँ पर दिल्ली का बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसको ख़त्म भी किया गया था। बंगाल पार्टीशन 1911 में वापस ले लिया गया था, इसको याद रखना, ठीक है। और इसी के टाइम पीरियड पे 1915 में हिंदू महासभा का गठन किया जाता है मदन मोहन मालवीय द्वारा। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। और आप देखोगे कि इस टाइम पीरियड के बीच में कुछ ना बेटा यहाँ पे एसोसिएशंस बनती है जिनको हम बोलते हैं रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो यहाँ पर वायस रॉय हमने 1916 तक के देखे, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंज तक, ठीक है। उसके बाद के वायस रॉयज जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसी टाइम पीरियड तक 1901 के बाद से और 1916 के बीच तक कुछ ना भारत में क्रांतिकारी जो है गतिविधियाँ हो रही थी। तो वो कौन सी हो रही थी, उससे क्या सवाल पूछ सकता है, वो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। दैट इज़ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया आफ्टर आपका या फिर ड्यूरिंग आपका 20th सेंचुरी, जो फर्स्ट 20th सेंचुरी था उसके अंदर, ठीक। तो इसके अंदर फर्स्ट जो है ओके, सो डिस्कस करने वाले हैं हम जो रेवोल्यूशनरीज कुछ इवेंट्स हुए हैं और एक्टिविटीज़ हुई हैं। सवाल बनता है वहाँ से, है ना। तो अभी तक के जो हमने वायस रॉयस देखे हैं, ठीक है, 16 के पहले और 1901 के बाद और उससे भी कोई 1-2 साल पहले से कुछ एक्टिविटी शुरू हो गई थी। सवाल बनेगा कुछ इस तरह से, देखो जैसे कि अनुशीलन समिति है, आपको पूछेगा कि जो अनुशीलन समिति है उसका फाउंडर कौन था, कब बनी थी। तो आप देखोगे कि 24 मार्च 1902 या फिर 1902 के अंदर बरिंदर कुमार घोष, जितेंद्र नाथ बनर्जी और आपका कौन, मित्रा, पी मित्रा। तो पी मित्रा हो गया और बनर्जी हो गया और आपका घोष, इन तीनों ने 1902 के अंदर बनाया था अनुशीलन समिति को। पी मित्रा जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जो है पी मित्रा के नाम से याद रखना है, ठीक है। अब ये जो अनुशीलन समिति है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है बाद में। एक अनुशीलन समिति ढाका में खुलती है, तो अनुशीलन समिति जो ढाका वाली है, ठीक है, वो आपकी खोली जाती है किसके द्वारा, पी मित्रा जो है वो जाते हैं और यहाँ पे अनुशीलन समिति ढाका के अंदर एक ओपन करते हैं और पुलिन बिहारी दास जो है उसके हेड बनाए जाते हैं। याद रखना कि ढाका अनुशीलन समिति के हेड पुलिन बिहारी दास को बनाया गया था। ढाका अनुशीलन समिति जो है बेटा ये एक ग्रुप बनाती है जिसको जुगांतर ग्रुप बोलते हैं। तो याद रखना जुगांतर ग्रुप अनुशीलन समिति का ही एक ग्रुप था, 1906 में बना था। इसने एक न्यूज़पेपर चलाया था जिसको युगांतर और जुगांतर के नाम से भी जाना जाता था। ये जो आपका जुगांतर ग्रुप था इसको बनाने वाले कौन थे, तो उनका नाम याद रखना, एक थे आपके B.K. घोष और थे आपके भूपेंद्र नाथ दत्ता। तो B.K. घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता दोनों ही फाउंडर हैं जुगांतर ग्रुप के और न्यूज़पेपर जिन्होंने चलाया था, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे एक देखोगे कि ये जो आपका अनुशीलन समिति है इनके मेंबर्स ने एक फैक्ट्री बनाई जहाँ पे वो बॉम्ब बनाना चाह रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर से ये जो
आपके रेवोल्यूशनरीज थे, इनका मानना ये था कि ब्रिटिशर से जो बदला लेना चाहिए तो वो किस तरह से लेना चाहिए। बोलता है जो भाषा ये जानते हैं उसी भाषा में, गोली और बंदूक और बॉम्ब, इस तरह से इनसे बदला लेना चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पर बॉम्ब बनाने के लिए एक फैक्ट्री बनाई गई थी अनुशीलन समिति की। याद रखना कहाँ बनी थी, मानिकटोला गार्डन में बनी थी। किसने बनाई थी, हेमचंद्र दास कानगो ने बनाई थी, ठीक है। और इसमें प्लान किया गया था मारने का किसको, तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रेजर जो था, फ्यूलर जो था, दोनों ही लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ईस्ट और वेस्ट बंगाल के, और एक यहाँ पे ऑफिसर हुआ करता ब्रिटिश किंग्सफोर्ड। तो इनको मारने की प्लानिंग की गई थी, जिसकी वजह से बाद में ये पकड़े जाते हैं अनुशीलन समिति के मेंबर। दो मेंबर जिनमें से एक थे आपके कौन, दैट वाज आपका प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी को जो है वो खुद को गोली मार देते हैं, और KR जो बोस थे इनको जो है आपकी फांसी की सज़ा हो जाती है। अब 1908 में अनुशीलन समिति के सदस्य के ऊपर जो है कॉन्स्पिरेसी केस चलता है। याद रखना कि अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस किससे जुड़ा हुआ है, अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ है। बाद में चल के अनुशीलन समिति के ही दो मेंबर जो हैं, एक दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर जो है उनके ऊपर ट्रायल चलता है, क्योंकि 1911 का जो ये था दिल्ली दरबार था, उसमें इन्होंने उस टाइम का जो वायस रॉय था तो उसको मारने की कोशिश की गई थी यहाँ पर, किसके द्वारा, रविंद्र आपका RB बोस थे और साथ में थे सान्याल। तो बोस और सान्याल इन दोनों के ऊपर दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस चलते हैं 1912 में, ध्यान देना, ठीक है। अनुशीलन समिति के बाद अभिनव भारत एक इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, इसके बारे में क्या सवाल पूछेगा। सबसे पहले अभिनव भारत सोसाइटी बनी 1904 में, किसने बनाई, सावरकर ब्रदर्स, VD सावरकर, GD सावरकर ने बनाई। अभिनव भारत से पहले उनकी एक और ऑर्गेनाइजेशन थी मित्रा मेला, इसी मित्रा मेला को बाद में जो है अभिनव भारत के नाम से जाना गया, ठीक है। अभिनव भारत इंस्पायर था माजिनी से, एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे माजिनी, तो माजिनी जो है उनसे प्रभावित थे। बल्कि ये जो आपके VD सावरकर है, इन्होंने माजिनी के ऊपर एक किताब लिखी थी माजिनी चरित्रा, तो वो माजिनी चरित्र जो है तो उससे वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे कि कैसे जो है होना चाहिए एक रेवोल्यूशनरी को, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अब एक और चीज़, अभिनव भारत के ऊपर भी कॉन्स्पिरेसी केस चला था बाद में, जिसमें VD सावरकर को जेल हो गई थी 25 साल की, वो था नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। तो नासिक कॉन्स्पिरेसी केस अभिनव भारत के लिए है, ध्यान देना। फिर गदर पार्टी मूवमेंट आता है 1913 में, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना करी थी 1913 के अंदर जो है ये मूवमेंट शुरू होता है गदर पार्टी का, ठीक है। अब गदर पार्टी के मूवमेंट के अंदर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, कौमागाथा मारू एक इंसिडेंट होता है, ये गदर पार्टी के मूवमेंट के दौरान होता है। कौमागाथा मारू क्या था, कौमागाथा मारू एक जापानीज शिप था जिसको जो है हांगकांग से जो है कनाडा लाया जा रहा था, उसमें कुछ इंडियंस थे। बाद में वो कनाडा में वहाँ उनको ब्रिटिशर उतरने नहीं देते हैं, वापस आ जाते हैं कैनेडियन, उनको गवर्नमेंट जो है वो मना कर देती है। फिर वो जब इंडिया आते हैं तो इंडिया में भी उन लोगों को जो है पकड़ा जाता है, जेल होती है। इसी इंसिडेंट को कौमागाथा मारू इंसिडेंट बोला जाता है। अच्छा, तो कौन, एक सेठ हुआ करते थे, है ना, ये पंजाब के थे, जिन्होंने इस शिप को हायर किया था, तो आपको बताना है नाम, क्या नाम था उन सेठ का, ठीक है। तो उनका नाम था गुरदीप सिंह संधू। तो गुरदीप सिंह संधू द्वारा ये शिप हायर किया गया था, और 23 मई 1914 को ये इंसिडेंट होता है, जब वो इंडिया पहुंचते हैं, इंडिया उनको उतरने नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कौमागाथा मारू इंसिडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे बेटा हमारे पास 1916 तक के हमने वॉइस रॉय देख लिए थे। तो 1916 के बाद जो है 1921 तक जो वॉइस रॉय आता है वो आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें होती है, एक लखनऊ समझौता होता है मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916, इन दोनों के बीच में होम रूल आंदोलन चलता है, होम रूल लीग की स्थापना की जाती है 1916 में एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा, ये भी याद रखना। 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह भारत में शुरू किया जाता है, चंपारण बिहार के अंदर, ठीक है। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में गांधी जी द्वारा शुरू की जाती है। और उसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह, वो भी 1918 में गांधी जी द्वारा शुरू किया जाता है भारत के अंदर। खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक गुजरात में हुए थे, चंपारण सत्याग्रह बिहार के अंदर किसानों का नील का एक मतलब एक प्रॉब्लम चल रहा था। चंपारण की जो किसान थे नील की खेती कर रहे थे, तो उनको उचित दाम नहीं मिल रहा था, इसीलिए सत्याग्रह किया गया था चंपारण के अंदर, ठीक है। तो राजकुमार राव करके एक बंदा होता है, वो गांधी जी को चंपारण बुलाते हैं इस टाइम पीरियड पे, ओके। देन 1917 में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वायस रॉय जो था वो था आपका कौन, वायस रॉय था आपका मॉन्टेग्यो। मॉन्टेग्यो जो है वो डिक्लेयर करता है बेटा, एक घोषणा करता है जिसको मॉन्टेग्यो की घोषणा कहा जाता है। मॉन्टेग्यो की जो घोषणा 1917 में होती है, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि अब भारत में ब्रिटिशर धीरे धीरे जो है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट
जिस सरकार की जवाबदेही होगी जनता के लिए, ऐसी सरकार जो है वो स्थापित करने वाली है। ठीक है, भारतीय एक सरकार अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 आता है। भारतीय जो आपका भारत सरकार अधिनियम है 1919 इसी दौरान आता है, इसी वॉइस रॉय के टाइम पीरियड में। दूसरा याद रखना, रॉलेट एक्ट इसी टाइम पीरियड पे आता है 1919 में। जलियांवाला कांड, हत्याकांड भी इसी के समय में होता है। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, दोनों चीज़ें इसी के टाइम पीरियड में होती। तो ये सारी चीज़ें इवेंट है। एक एक करके थोड़ा एक्स्ट्रा देख लेते हैं। होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा कब कब स्थापित किया गया था, ये याद रखना। लखनऊ पैक्ट में इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे सरोजनी नायडू ने एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा था जिन्ना को, क्योंकि उसने हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लेके आया था। फिर 1919 का कानून इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप डिटेल में पता होना चाहिए। खास बातें क्या है जो सवाल पूछा जा सकता है, इस कानून को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक्ट भी बोलते हैं। ये 1919 का पहला ऐसा कानून था ब्रिटिश सरकार का जहां प्रियम्बल लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो कानून में प्रियम्बल प्रस्तावना थी, वो 1919 का कानून था। इसी कानून के अंदर बेटा पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम भारत में आता है। फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम भारत में आता है। नंबर सेकंड, आप देखोगे केंद्र के अंदर आपको देखने को मिलेगा बाईकैमरलिज्म। तो द्विसदनीय प्रणाली सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंटर में आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आज आप राज्यसभा लोकसभा देखते हो, वैसा ही लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ स्टेट, ये बनाए जाते हैं 145 और 60 सीटों के साथ। ठीक है, ये बाईकैमरलिज्म केंद्र में आता है, स्टेट में नहीं आता, याद रखना। स्टेट में जो आता है उसको बोलते हैं डायरकी। तो डायरकी ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम राज्य में आता है, जिसमें कि जो राज्य को कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए थे कानून बनाने के लिए, उन सब्जेक्ट्स को फिर उन्होंने राज्य में आपस में बांटा था। एक गवर्नर ने कुछ अपने पास रखे थे, कुछ जो है मंत्रियों को दिए गए थे, उस परिषद को दिए गए थे कानून बनाने के लिए। उसी को डायरकी कहते हैं। एक राज्य में दो शासन बनाने वाली व्यवस्था डायरकी होती है। अब गवर्नर, यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को मिला था 1909 के कानून में, यहाँ पर बेटा सेपरेट इलेक्टोरेट आपको देखने को मिलेगा। ये दिया जाता है किसको? सिखों को और एंग्लो इंडियंस को। तो सिख और एंग्लो इंडियन को सेपरेट इलेक्टोरेट 1919 के कानून में मिला था। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी ना, कि इंडियन डिमांड कर रहे थे कि भारत से जो सैलरी जा रही है, ये जो इंडिया मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये बंदा तो भारत के लिए काम करता ही नहीं है, ये तो मंत्री है वहाँ का, तो उसको क्यों सैलरी जा रही है? तो एक अलग डिपार्टमेंट बिठाया गया था भारत के लिए, तो उसको बोलते हैं कमिश्नरेट। तो हाई कमिश्नर जो है आपका ऑफिस लंदन में एस्टेब्लिश होता है, अब जो अलग से सिर्फ इंडिया का काम देखता था। ठीक है, तो ये याद रखना, एस्टेब्लिश किया गया था हाई कमिश्नर। ओके, इसी 1919 के कानून के अंदर ये प्रावधान भी था कि 10 साल के बाद ये देखा जाएगा कि क्या कानून जो है वो सही चल रहे हैं, या लोग और कोई डिमांड कर रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है मार्च 1919 में लाया गया था। इसको ब्लैक एक्ट भी कहा गया है। इस एक्ट का नाम पुराना था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में आया था। इसी कानून को बेटा बाद में आगे कंटिन्यू किया गया एक नए एक्ट के नाम से। असली नाम तो ये है रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, या फिर इसको बोलते हैं एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। इस कानून को रॉलेट एक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि सर रॉलेट की अध्यक्षता में ये कहा गया कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। इस कानून को काला कानून इसीलिए कहा गया ब्लैक एक्ट, क्योंकि इस कानून के अंदर बिना दलील के जो है किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ये कानून इसलिए काला कानून कहा गया। ठीक है, इसी के विद्रोह में गांधी जी द्वारा 24 फरवरी 1919 को गांधी जी द्वारा बॉम्बे के अंदर हम देखेंगे सत्याग्रह सभा जो है उसको स्थापित किया जाता है। इस सत्याग्रह सभा की स्थापना कब हुई? गांधी जी ने करी, याद रखना। इस सत्याग्रह सभा ने ये डिसाइड किया कि 6 अप्रैल 1919 को वो ऑल इंडिया लेवल पे एक सत्याग्रह करने जा रहे हैं। 6 अप्रैल की डेट डिसाइड की गई थी। इसीलिए पंजाब के अंदर जो है आप देखोगे बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे, गांधी जी के जो सपोर्टर थे, वो इस सत्याग्रह के लिए इकट्ठे हो रहे थे। और पंजाब के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सिख लीडरों को जो है वो गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में पंजाब के अंदर जो है जलियांवाला बाग के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं। और 13 अप्रैल 1919 बैसाखी वाले दिन वहाँ पे एक आर डायर थे, ठीक है, रीजनल जो डायर थे, ठीक है, ब्रिगेडियर, तो उन्होंने जो है इस भीड़ के ऊपर गोली चलाने के आदेश दे दिए। ठीक है, तो याद रखना ये जो गोलियां चलाई गई थी जलियांवाला बाग
में काफ़ी सारे लोग, हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे। इसके वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका विरोध करा और सरकार से मांग करी कि इस पर एक कमेटी बिठाई जाए कि ये गलत हुआ है। तो पंजाब का गवर्नर इस समय था माइकल ओ डायर, लेकिन जिसने गोली चलाने का आदेश दिया वो था आर डायर। और इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन का गठन किया, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो है वो यहाँ पे काम कर रहा था किसके लिए, आपका ये जानने के लिए कि क्या इसके अंदर आर डायर की गलती है या नहीं है। बाद में आर डायर को जो है बरी भी कर दिया था इसमें ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी एक कमेटी का गठन किया जिसमें मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया। उसको भेजा गया पंजाब कि किसकी गलती है, चेक कीजिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देन हम देखेंगे कि यहाँ पर बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो है इनके अगेंस्ट नॉन कॉपरेशन एक मूवमेंट जो है वो भी चलाया जाएगा 1920 के अंदर। और उससे पहले 1919 में ही यहाँ पे मुस्लिम लीग द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। और खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, क्योंकि वहाँ वर्ल्ड वॉर जो है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब ख़त्म हुआ तो एक संधि हुई थी जिसमें खलीफा जो था, मुस्लिम का लीडर होता है खलीफा, उसको जो है उसके लीडरशिप से हटा दिया गया था। ठीक है, सेवरस की संधि है वो 1919 की। तो वहाँ पर इसीलिए मुस्लिम जितने भी थे, खासकर इंडिया के अंदर, तो सारे मुस्लिम इकट्ठे होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे थे। ओके, अब यहाँ पे गांधी जी के कुछ आंदोलन इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़े पीछे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था, गांधी जी ने किया था। और मैंने आपको बताया कि राजकुमार शुक्ला ने इनको बुलाया था सत्याग्रह के लिए। ये पहला गांधी जी द्वारा किया गया कैसा, सिविल डिसोबीडियंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है। सविनय अवज्ञा पहला है कौन सा, चंपारण सत्याग्रह। नील की खेती के जो किसान थे उनके लिए इन्होंने ये किया था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद के जो कर्मचारी थे उनके फेवर में यहाँ पे एक स्ट्राइक होती है। ये पहली गांधी जी की भूख हड़ताल मानी जाती है, 1918 गुजरात के अंदर होती है। इसमें आप देखोगे अनुसुईया बेन सारा भाई ने जो है गांधी जी को यहाँ पर बुलाया था इस सत्याग्रह के लिए। फिर होता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो है ये माना जाता है पहला असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो पहला असहयोग आंदोलन गांधी जी का है खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 के अंदर हुआ। और ये आपका बेटा खेड़ा के अंदर जो है कुछ ब्रिटिश सरकार द्वारा वहाँ पे टैक्स बढ़ाया गया था किसानों के ऊपर, तो इसी के अगेंस्ट जो है ये विद्रोह किया जा रहा था। फिर यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है चलाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे असहयोग आंदोलन जो कि ऑल ओवर ऑल इंडिया लेवल पे चलाया जाता है। यहाँ पर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को शुरू किया जाता है 1 अगस्त 1920 को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी जो है वो मतलब अनाउंस करते हैं। लेकिन बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर 1920 का जो सेशन होता है दिसंबर के अंदर, उसके नागपुर सेशन में विजय राघवाचारी प्रेसिडेंट होते हैं, वहाँ ऑफिशियली इसको कांग्रेस के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है बाद में चल के एक इंसिडेंट होता है। ठीक है, दैट वाज आपकी चौरी चौरा। तो चौरी चौरा की जो घटनाएं है होती है, चौरी चौरा एक जगह है यूपी के अंदर जहाँ पे कुछ 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया था जो आपके ये थे रेवोल्यूशनरी, उनके द्वारा। इसीलिए गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को वापस लिया गया, क्योंकि उनका मानना था कि वायलेशन और ये जो आपका वायलेंस है ये मतलब मेरे उसके खिलाफ है, तो मैं इसको वापस ले रहा हूँ। और गांधी जी द्वारा यहाँ पे बरदौली एक रेजोल्यूशन होता है 12 फरवरी को 1922 में। तो 12 फरवरी 1922 के दिन गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना असहयोग आंदोलन के टाइम पीरियड पे 1921 में तिलक स्वराज फंड की गठन भी किया गया था। इस आंदोलन के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा था अंडर तिलक स्वराज फंड। तिलक जी की डेथ हो गई थी, उनके नाम पे पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 में शुरू होता है। खिलाफत आंदोलन एक कमेटी बनाता है, खिलाफत कमेटी, जिसकी हेड गांधी जी को बनाया जाता है। और 9 जून 1920 में गांधी जी जो है खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। ध्यान देना, खिलाफत आंदोलन 2 भाइयों द्वारा चलाया गया था, अली ब्रदर्स उनको कहा जाता है। एक का नाम था मौलाना मोहम्मद अली और एक का नाम था शौकत अली। फिर अब एक नया वायसरॉय आएगा, लॉर्ड रीडिंग। 1921 से 26 तक लॉर्ड रीडिंग का टाइम पीरियड है। अब रीडिंग के टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, चौरा चौरी की घटना हुई है, बिल्कुल हुई है जी। यहाँ पे आप एक और चीज़ देखोगे जो इंपॉर्टेंट हुई थी, वो हुआ था क्या, वो हुआ था कि 1922 के टाइम पीरियड में यहाँ पे ये जो पार्टी है स्वराजिस्ट पार्टी, इसका फाउंडेशन रखा जाता है। तो 1922 में फाउंडेशन ऑफ स्वराजिस्ट पार्टी बाय मोतीलाल नेहरू और आपका चित्तरंजन दास, CR दास के द्वारा रखा जाता है। ध्यान देना ये बात, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या है सर, मतलब वो ये जो है काकोरी में जो है एक ट्रेन रॉबरी की जाती है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA एक और रेवोल्यूशनरी ग्रुप
जो था उसने काकोरी, आगे चल के पढ़ेंगे रेवोल्यूशनरी ग्रुप HRA के बारे में, उसने काकोरी में जो है ट्रेन लूटी थी 1925 में, इसी वायसरॉय के टाइम पीरियड में, याद रखना, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड में ये काकोरी जो है वो हुआ था, रॉबरी हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, नेक्स्ट वायसरॉय जो है ये है सबसे इंपॉर्टेंट वायसरॉय इस टाइम पीरियड का, लॉर्ड इरविन। इरविन 1926 से 31 तक होता है बेटा वायसरॉय, और इसके टाइम पीरियड पे साइमन कमीशन बन के तैयार होता है। भारत में साइमन कमीशन 1928 में पहुंचता है, साइमन कमीशन का विरोध होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में नेहरू एक रिपोर्ट जो है 1928 का जो कांग्रेस का सेशन मैंने पीछे बताया था, वहाँ नेहरू रिपोर्ट लाई जाती है, जिसमें डुअल हम वो मांगते हैं, दैट वाज आपका क्या बोलते हैं उसको, डोमिनियन स्टेटस। तो डोमिनियन स्टेटस जो है उसकी मांग होती है नेहरू रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। और चीज़ क्या होती है, क्या यहाँ पे एक सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930 में शुरू किया जाता है गांधी जी द्वारा, डांडी मार्च। और बेटा इसी दौरान प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। गांधी जी ने जो ये आंदोलन शुरू किया था, तो गांधी जी को मनाया जाता है इरविन वायसरॉय जो हैं उनके द्वारा, और एक इन दोनों के बीच में समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता 1931, ठीक है। एक गोलमेज सम्मेलन इसी के समय में हुआ है, लॉर्ड इरविन के समय में। तो साइमन कमीशन देखो यहाँ पे जब भारत आया था, तो यहाँ लाला लाजपत राय जो हैं पंजाब के अंदर ये लीड कर रहे थे इसके बॉयकॉट मूवमेंट के। तो लाठी चार्ज के अंदर लाला लाजपत राय जो है इनकी डेथ हो जाती है, कुछ टाइम बाद लाठियाँ जो सर पे पड़ती है ना, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। साइमन कमीशन जो है बेटा वो आपका 1927 8 नवंबर को बन गया था, ठीक है। तो याद रखना कि यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था 1927 का, मद्रास सेशन, तो M.A. अंसारी प्रेसिडेंट थे, उसमें साइमन कमीशन के बॉयकॉट का रेजोल्यूशन पास हो गया था ऑफिशियली, तो इसको ध्यान देना, ठीक है। महात्मा गांधी जो है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था साइमन कमीशन, जो आपका साइमन कमीशन के विरोध में ये आपका मतलब आंदोलन चला था उसमें, ठीक है। अब लॉर्ड इरविन के बाद जो आपके वायसरॉय बनते हैं वो आपके होते हैं कौन, दैट इज़ आपका लॉर्ड विलिंगडन। विलिंगडन जो है इनके समय में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है देखते हैं। सबसे पहले जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाती है तीनों 1932 में, ठीक है। तो राउंड टेबल ख़त्म होने के बाद यहाँ पे लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में जो आपका ये प्रधानमंत्री होता है ब्रिटेन का, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो एक सांप्रदायिक पुरस्कार जिसको कहा जाता है उसको देता है, कम्युनल अवार्ड देता है, जिसके अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो है रिजर्वेशन दी जाती है, ठीक है। तो मैकडोनाल्ड बोला जाता है उस प्रधानमंत्री को, उसने कम्युनल अवार्ड जो है वो दिया था 1932 में, ठीक है, सांप्रदायिक पुरस्कार। और दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 के टाइम पीरियड में इसी के समय में होता है, 31 और 32 में, ठीक है। पूना में एक समझौता होता है गांधी जी और सुभाष इसका क्या कहते हैं अंबेडकर जी के बीच में, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता होता है 1932 में, आगे चल के हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और एक और कानून आता है 1935 का, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके लिए थोड़ा सा जो डिटेल में हमने देखना है उसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि जलियांवाला बाग मैसेकर हमने देख लिया, सत्याग्रह हमने देख लिए, चंपारण के अंदर ये जो सत्याग्रह हुए थे, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये हमने चेक कर देख लिया था। अब खिलाफत आंदोलन जो मैंने आपको बता दिया था, देन रीडिंग का टाइम पीरियड था, ये कमेटीज़ बनी थी, कमेटीज़ के टाइम पीरियड पे आप देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 22 में सेशन हुआ था गया में, CR दास उसके प्रेसिडेंट थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था 24 में बेलगाम, गांधी प्रेसिडेंट थे। 25 में कानपुर सेशन, सरोजनी नायडू प्रेसिडेंट थी, मैंने आपको पहले भी ये बता दिया था, है ना। लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे हमने देखा था कि किस तरह से साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। और इसी के टाइम पीरियड पे जो आपका है लॉर्ड इरविन, एक सत्याग्रह और हुआ है बेटा, बरदौली सत्याग्रह, इसीलिए मैंने आपको ये इस पेज पे लाया। बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ है, ध्यान देना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था इस बरदौली सत्याग्रह का, जिसमें गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू जो टैक्स था वो 30% बढ़ा दिया था, लेकिन बाद में जब सरदार पटेल ने आंदोलन किया तो उसको 6% पे रखा था, फिर सिर्फ 6% ही बढ़ाया था, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 28 का हुआ था कलकत्ता में, नेहरू रिपोर्ट इसी सेशन में लाई गई थी, कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू हेड थे इसमें, ठीक है। और इसके बाद इस सेशन से बॉयकॉट, मतलब इस सेशन का बॉयकॉट किया था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, इस सेशन को छोड़ा था क्योंकि वो नहीं चाहते थे डोमिनियन
स्टेटस, वो पूर्ण स्वराज चाहते थे। इसीलिए बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर लाहौर के अंदर 1929 में सेशन होता है जहाँ जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बनते हैं और यहाँ पे फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। फिर यहाँ पे दांडी मार्च आपको पता होना चाहिए कि 395 किलोमीटर का जो है एक मार्च था ये, जिसके अंदर जो है आपका साबरमती से दांडी को पैदल चल के जाना था। और शुरुआत में 78 अपने अनुयायियों के साथ गांधी जी चलते हैं, सफ़ेद पोशाक पहन के सब चलते हैं, इसलिए इसको वाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, वाइट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं इसको दांडी मार्च को। इस तरह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको याद रखने हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो पहला हुआ उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा, 1930 में हुआ, लंदन में हुआ था ये। जब पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला क्योंकि कांग्रेस है ही नहीं। इसीलिए ब्रिटिशर ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को मनाओ जाके और उनको बोलो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करें। तो यहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। याद रखना, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को होता है, जहाँ पे गांधी जी को मनाया जाता है लॉर्ड इरविन के द्वारा कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लें, जिसके जिसके मतलब लिए वो जितने भी यहाँ पे ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में बंधक बनाए गए हैं, इनके जो ये रेवोल्यूशनरी थे, मतलब रेवोल्यूशनरी बोलेंगे, जो ये आंदोलनकारी थे, तो आंदोलनकारियों को जेल से छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ तो महात्मा गांधी जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव थे लंदन के अंदर। लेकिन वहाँ पर इनका जो है बी आर अम्बेडकर के साथ कुछ कहा सुनी होती है। बी आर अम्बेडकर चाहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो एससी और डिप्रेस्ड क्लास को मिले। गांधी जी बोलते हैं ये गलत बात है, सेपरेट इलेक्टोरेट तो धर्म के नाम पर मिल रहा है, तो आप हिंदू धर्म को बांट रहे हो, ऐसा कुछ था। तो गांधी जी यहाँ से बिना कुछ मतलब काम किए वापस आ जाते और फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी ख़त्म हो जाती है। जब ये वापस आते हैं गांधी जी यहाँ से, तो हम देखेंगे कि वापस आने के बाद वो फिर से शुरू करना चाहते थे अपना आंदोलन सिविल डिसोबीडिएंट, लेकिन वायसरॉय भारत में बदला जाता है, विलिंगडन एक नया वायसरॉय आता है और वो जो है गांधी जी को उठा के सीधा येरावदा पूना के अंदर नज़रबंद कर देता है। और यहीं पूना के अंदर जो है 24 सितंबर 1932 को पूना के अंदर जो है पूना पैक्ट जो है साइन होता है बिटवीन गांधी जी और आपके बी आर अम्बेडकर, है ना। तो यहाँ पर इसको पूना पैक्ट कहते हैं, याद रखना। अब ये जो पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर को हुआ था। इससे पहले 16 अगस्त 1932 को ही यहाँ पे कम्युनल अवार्ड सर मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री जो थे उनके द्वारा रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी गई थी। तो गांधी जी अनशन पे चले गए थे और देश भर में जो है जुलूस निकल रहा था, बी आर अम्बेडकर के पुतले फूंक रहे थे लोग कि गांधी जी अगर कुछ हुआ तो बी आर अम्बेडकर जिम्मेदार है, ऐसा कुछ हो रहा था। फिर तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है ना। तो इसमें भी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को बुलाया नहीं जाता है, या याद रखना ये। तो बेटा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिप्रेस्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा था, बी आर अम्बेडकर, वुमेन का सरोजनी नायडू। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो है फैक्ट्स आपको एक्स्ट्रा पता होने चाहिए। ठीक है, फिर हम आए थे, वो था आपका लॉर्ड विलिंगडन। तो विलिंगडन के टाइम पीरियड पे 1935 का कानून एक मैंने आपको बताया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अलावा। तो 35 के कानून में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ आपको पढ़ना है। तो यहाँ सबसे पहले आप देखोगे कि 35 के कानून में सबसे पहले एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने की बात होती है जिसको बोलते हैं ऑल इंडियन फेडरेशन। क्या बोलते हैं? ऑल इंडियन फेडरेशन। फेडरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने की बात होती है जिसमें कि ब्रिटिश इंडिया और साथ में प्रिंसली स्टेट्स जो थे, रियासतें जो थी, उन सब के लिए इकट्ठा जो है यहाँ पे मतलब बनाया जाना था कानून। ये था 1935 का। इसमें क्या हुआ, पहली बार जो है फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। मतलब 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स बनाए गए। स्टेट के लिए अलग लिस्ट बनाई गई जिसमें स्टेट कानून बनाएगा, सेंटर के लिए अलग जो सेंटर बनाएगा, एक कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। ऐसी जो लिस्ट वाली स्कीम जो थी वो इसी कानून में आई थी 35 में, जो हमारे संविधान में है आज। ठीक है, और क्या आया था, यहाँ देखो ऑल इंडियन फेडरेशन जो है बनाने की बात हुई थी। ठीक है, इसी ऑल इंडियन फेडरेशन में जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आप यूपीएससी बाद में बोलते हैं, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ आया था। प्रोविंशियल जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन था पीसीएस, वो प्रोविंशियल सर्विस कमीशन भी 1935 के अंदर ही आया था। इसने डायरकी जो है वो स्टेट में जो पहले 1919 में आई थी उसको ख़त्म किया और सेंटर में डायरकी एस्टेब्लिश हुई। केंद्र में जो है ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इसके अंदर आया था। यहाँ पर जो बाइकैमरलिज्म हुआ करता था, द्विसदनीय प्रणाली, वो स्टेट में भी आई। सेंटर में पहले होती थी तो अब स्टेट में भी बाइकैमरलिज्म इसी कानून के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो याद रखना ये सारी चीज़ें। इंडियन काउंसिल था ना पीछे 1858 के अंदर आया था 15 मेंबर का, उसने इसको ख़त्म करा। मतलब इस कानून के अंदर वो इंडियन काउंसिल वाला कॉन्सेप्ट
ख़त्म हो गया था, ठीक है। और सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था वुमेन को, लेबर को, जो डिप्रेस्ड क्लास थे उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे देने की बात हुई थी, ठीक। इस कानून के अंतर्गत बेटा इलेक्शन बाद में चल के होता है, और वो जो इलेक्शन हुआ था वो आपका इलेक्शन हुआ था ये वाला 1937 में। तो 37 में एक इलेक्शन होता है जो कि 39 तक चलता है, और 37 का ये जो इलेक्शन था वो बाद में 39 में जाके जो इलेक्ट हुए थे उन्होंने सबने रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था, और वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू हुआ था तो हमें बिना पूछे ही अंग्रेज़ों ने बोला कि इंडिया जो है वो उनके साथ है। इसीलिए हम देखेंगे यहाँ पे एक और आंदोलन हम शुरू करेंगे जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब हम उसी के अंदर आ गए हैं वापस, ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड लिनलिथ गो जो है 36 से आगे वायसरॉय होते हैं 43 तक। लिनलिथ गो जो हैं इनके टाइम पीरियड में आप देखोगे क्या क्या हुआ था, ठीक है। फैजपुर कांग्रेस सम्मेलन हुआ था 1936 में, याद रखना, ठीक है। एग्रेरियन प्रोग्राम यहाँ हमने एडॉप्ट किया था एग्रीकल्चर रिलेटेड। इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 में हुए, मैंने आपको बताया कि स्टेट्स में इलेक्शन 1937 के अंदर हुए थे। बाद में मैंने आपको बोला था कि सुभाष चंद्र बोस 1939 के अंदर, पीछे हमने पढ़ा था कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस फिर से बने थे त्रिपुरी सेशन के अंदर प्रेसिडेंट कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन किया और एक नई अलग से पार्टी बनाई थी, वो थी ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक की यहाँ गठन किया गया 1939 में, इसको ध्यान देना, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था 39 में। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब 1939 के अंदर अक्टूबर में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों ने रिज़ाइन कर दिया कि हमें बिना पूछे ही जो है अंग्रेज़ों ने बोला है कि हम उनका साथ दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। इसी दिन, जिस दिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिज़ाइन करा ना, इसी दिन को डे ऑफ डिलीवरेंस कहा गया मुस्लिम लीग द्वारा। तो डे ऑफ डिलीवरेंस मुस्लिम लीग द्वारा जो यहाँ पे कहा गया 1939 में, ठीक है। तो याद रखना कि 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम लीग सेलिब्रेट डे ऑफ डिलीवरेंस, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने मतलब एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिज़ाइन करने पर ये ब्रिटिशर के लिए जो है अपना वो व्यक्त किया था सपोर्ट एक तरह से, ठीक है। अब मुस्लिम लीग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करते हैं, लाहौर अधिवेशन 1940। इसी लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने एक थ्योरी दी थी, टू नेशन थ्योरी। 1940 लाहौर अधिवेशन में टू नेशन थ्योरी आई थी जिन्ना की, याद रखना, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम के लिए एक अलग स्टेट बनाने की डिमांड हुई थी, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो आपका गांधी को कह के एक सेपरेट ये इंडिविजुअल सत्याग्रह जो शुरू किया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, 1939 में शुरू कर दिया था। अब ब्रिटिशर को लग रहा था कि इंडियन का सपोर्ट चाहिए उनको, तभी वो कुछ मतलब फ़ायदा होगा। तो इंडियंस का सपोर्ट मांगने के लिए ब्रिटिशर ने बेटा एक ऑफ़र भेजा जिसको बोलते हैं अगस्त ऑफ़र 1940। अगस्त ऑफ़र जो है वह वायसरॉय लिनलिथ गो के टाइम पीरियड पे आता है, जिसमें प्रपोज़ किया जाता है कि हम जो है आपको बाद में संविधान बनाना अगर आप चाहते हो उसका भी हम आपको परमिशन देंगे। तो याद रखना, संविधान बनाने के लिए हम संविधान सभा, पॉलिटी में हम अब इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं जो इसके बाद की चीज़ें। तो संविधान सभा को गठन करने की जो डिमांड हम कर रहे थे तो उसको ब्रिटिशर ने पहली बार एक्सेप्ट किया 1940 की अगस्त ऑफर में। साथ ही साथ में उन्होंने कहा हम आपको डोमिनियन स्टेटस भी देंगे, बोलते जो आप बहुत पहले मांग रहे थे, जो कि हमने मना भी कर दिया था कि अब हमें नहीं चाहिए भैया ना। पर इन दोनों चीज़ों को पहली बार ब्रिटिशर ने माना था कि वो हमें देने वाले हैं, लेकिन अगस्त ऑफर को हमने नकार दिया था, कांग्रेस ने भी मुस्लिम लीग ने भी। फिर ये क्रिप्स मिशन एक आता है। तो क्रिप्स मिशन जो है विंस्टन चर्चिल जो प्रधानमंत्री थे इन्होंने भेजा था, ठीक है। तो एक आपका मतलब मंत्री था जिसका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स। तो स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ये मिशन आया था भारत। इसने भी यही कहा था कि हम आपको जो है संविधान सभा बनाने का जो है प्रस्ताव लाए हैं, आप संविधान सभा बना सकते हो, लेकिन वो तब बनाओगे आप जब आप हमारा सपोर्ट देंगे और हम वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जीतेंगे, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होगा। तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को कहा था कि ये एक क्या है, एक ये जो आपका चेक है ये बाउंस है, बाउंस्ड चेक है, मतलब ये पुरानी डेट का एक बाउंस चेक है और ऐसी बैंक का चेक है जो बैंक खुद डूब चुका है, ठीक है। तो इसने इनको, गांधी जी ने इनको ये बात कही थी क्रिप्स मिशन के बारे में, ये कुछ कहा था इस टाइम, ठीक है। तो ये क्रिप्स मिशन के बाद आपका फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लीग 1942 में इंडियन लीग की जो है आप देखोगे स्थापना हुई थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो है जो यहाँ से चले गए थे इंडिया से, और वो जो है बेटा रंगून के अंदर उधर सिंगापुर में जाके इंडियन नेशनल आर्मी जो आपका था बनाया गया
आपका मोहन सिंह द्वारा, उसी को आपका बाद में जाके सुभाष चंद्र बोस जो है आपका एक नया आर्मी के नाम से जो है आज़ाद हिंद फौज के नाम से बनाते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज बाद में 43 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी पहले से वहाँ पे बना हुआ था, उसी को उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में कन्वर्ट करा था, ठीक है, सिंगापुर के अंदर। ओके, देन हमारे पास वायसरॉय आता है लॉर्ड वेवेल। वेवेल जो है 1943 से 47 तक वायसरॉय होता है। वेवेल के टाइम पीरियड में शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, ध्यान देना, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में एक समझौता हो रहा था, संविधान कैसा होना चाहिए, इकट्ठा मिलके बनाएं या कैसा, तो वो वेवेल प्लान के अंदर होता है शिमला कॉन्फ्रेंस, ध्यान देना। एक रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी हुई थी, राइन म्यूटिनी बोलते हैं, RIN, तो ये 1946 में इसी टाइम पीरियड पे होती है। कैबिनेट मिशन प्लान जो भारत आया था 1946 मार्च में, जिसके अंदर 3 लोग थे और उन्होंने संविधान सभा के गठन का जो है मतलब वो रखा, एक ब्यौरा दिया, और उसी के अंतर्गत संविधान सभा का गठन भी हुआ। यही कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में बना था, इसी टाइम पीरियड में आया था, ठीक है। और यहाँ पे एटले डिक्लेरेशन, तो क्लेमेंट एटले करके जो आपके प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को डिक्लेयर किया कि हम भारत को आज़ाद करने वाले हैं 1948 के अंदर। लेकिन बाद में जो है भारत को जल्दी आज़ाद करने के लिए माउंट बैटन एक आएगा वायसरॉय लास्ट, वो एक प्लान लाता है, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो आपको याद रखना है, CR फार्मूला। 1944 में CR फार्मूला, वही मुस्लिम और इंडिया के बीच में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में कैसे जो है बैलेंस बनाए, तो वो CR फार्मूला इसीलिए आया था। वेवेल प्लान 1945 सेम, संविधान कैसा बनाना चाहिए, संविधान सभा कैसे बनानी है, तो ये सारी बातें जो है इसके अंदर की गई थी, ठीक है, सॉरी। ओके, डायरेक्ट एक्शन डे, अगस्त 16 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे जो है ये मुस्लिम लीग द्वारा जो है आपका मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है उन्होंने बोला कि भाई या तो हमें अलग से देश दो, नहीं तो हम जो है विरोध करेंगे। और बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ था वेस्ट बंगाल उड़ीसा के अंदर, हज़ारों की संख्या में मुस्लिम्स जो थे उन्होंने हिंदुओं को मारा था, ठीक है। अब लास्ट वायसरॉय था आपका लॉर्ड माउंट बैटन। माउंट बैटन के टाइम पीरियड में एक प्लान आता है बेटा, 3 जून प्लान। 3 जून प्लान 1947 3 जून को आया था, जिसके अंतर्गत ये डिक्लेयर किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद करने वाले हैं हम, ठीक है। और इसी 3 जून प्लान के अंदर आप देखोगे एक आयोग बनता है, रेड क्लिफ आयोग। रेड क्लिफ आयोग जो है वो क्या करता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर डिसाइड करता है। इसी 3 जून प्लान के अंदर आप देखोगे कि इंडिया को 15 अगस्त को आज़ाद करने की जो है घोषणा की जाती है, और इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। देन दैट्स इट, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री है कंप्लीट। इसके बाद एक ही चीज़ इसमें था, वो आपका बचा था, ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो था, HRA। तो HRA जो है 1924 में बनाया गया था। मेन फाउंडर थे आपके ये सब सचिंद्र नाथ सान्याल हो गए, आपका ये जो कुछ मेंबर अनुशीलन समिति के थे वो हो गए। सो आपका ये भगत सिंह बाद में ऐड हुए थे इसमें, है ना। आज़ाद जो है चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, तो चंद्रशेखर आज़ाद, सान्याल, ये सब इसके फाउंडिंग मेंबर थे। इन्होंने ही जो है काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925 में काकोरी में जो है ट्रेन लूटी थी, ताकि वो अपने मतलब उनके पास पैसा हो सके बॉम्ब बंदूकें ये सब खरीदने के लिए, ठीक है। बाद में चल के जब इनके ऊपर जो है केस चला और इनको पकड़ा गया, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपके भगत सिंह थे उन्होंने इसका नाम बदल के HSRA कर दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये आपका मेनली भगत सिंह द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एक नया नाम है, लेकिन काम वही है जो पुराना था। ये 28 में बना था, याद रखना, ठीक है। यही जो HSRA है, इसने बेटा असेंबली हॉल के अंदर, तो लाहौर के अंदर जो मतलब जो असेंबली हॉल जो था आपका दिल्ली के अंदर, वहाँ पे बॉम्ब गिराया था इन्होंने। क्यों? क्योंकि ताकि बोलते जो बहरे हो चुके हैं उनको मतलब ज़ोर से सुनाई देता है, तो उनको पता चले कि जो है मतलब क्या डिमांड्स है लोगों की और ये सब, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें HSRA ने एक और प्लान करा था, वो था किसको मारने का, सांडर्स को मारने का। क्योंकि सांडर्स जो है इसको इसलिए मारना था क्योंकि इसी ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था, जिसमें लाला लाजपत राय की जान गई थी जब आपका ये साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। तो JP सांडर्स को मारने का प्लान किया गया लाहौर 1928 के अंदर, ठीक है, क्योंकि लाला लाजपत राय को उसने मारा था, लेकिन गलती से जो है किसी और को ही मार दिया था इन्होंने, है ना। तो इसी तरह से हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर बेटा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी है जो आपने पढ़ना है, जैसे कि आपको पढ़ना है जो इससे पहले की है,
अब वो है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, उसके एमसीक्यू का एक वीडियो डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। दूसरा आपने क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना है न्यूज़पेपर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा न्यूज़पेपर किसके द्वारा बना लिखा गया था, इसका भी मैं एक एमसीक्यू वीडियो बना दूंगा। दोनों ही जो हैं अभी तक एमसीक्यू वीडियो वहाँ है नहीं प्लेलिस्ट में, ये मैं डाल दूंगा, वो आप पढ़ लेना। तो आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। एंड शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम जो और भी होने वाले हैं, यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपको वीडियो, क्वेश्चन आंसर चाहे लेक्चर्स डिस्कस करूँगा, ठीक है। अभी ये वन शॉट वीडियो था, तो मैंने सारा का सारा जो है फटाफट आपको बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब करना पक्का, और लाइक करना, ठीक है। बाय।